मैं मेरा है ना एक मीटिंग है अभी 5 से 6, तो वो मैं थोड़ा सा डिस्कनेक्ट होंगी। कोई बात और नहीं वोट आधा। ऑफ थैंक्स के लिए अगर कोई। सर अ, मैं सर एक मेरे ख्याल से स्टार्ट करते हैं मनीष। जी 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 सर। अ, अ, साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज के सेशन में जुड़ने के लिए। जैसा एक परिचय हम लोगों ने अपने ग्रुप के माध्यम से साझा किया है। अ, श्री निखिल पंत जी से मेरा परिचय 1 साल पहले हुआ एक सिंपोजियम में। और इनके 2 सेशन मुझे अटेंड करने का मौका मिला है। मुझे पता चला कि बाद में हमारे कुछ और साथियों ने सर के सेशन अटेंड किए हैं अलग अलग फोरम्स पे। तो ये हमारे लिए बहुत 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 बड़ा सहयोग है सर की तरफ से कि आप सीएसआर पे एक सेशन हमारे साथ वो साझा करने जा रहे हैं। सीएसआर जो 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 एक्ट बना है 2014 में, उसके ड्राफ्टिंग कमेटी से सर का योगदान रहा है। अपने प्रोफेशनल असाइनमेंट के अलावा जो ये एक संस्था उन्होंने शुरुआत की, ऋचा, जो इसमें कुल 200 लोग काम करते हैं और जिन इलाकों में हम लोग जाने से कतराते हैं वहाँ काम करते हैं ये। जेएनके के कई फॉरवर्ड जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ इनकी टीम काम करती है। नॉर्थ ईस्ट के कई फॉरवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ इनकी टीम काम करती है। सर, तो आपका सर आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कलेक्टिव में। ज़्यादातर लोग जो यहाँ जुड़े हैं सब लोग संस्थाओं से जुड़े हैं जिन्होंने संस्थाओं की शुरुआत की है 5 साल 10 साल पहले, और बिहार के कठिन इलाकों में काम की शुरुआत की है और आगे बढ़ना चाह रहे हैं। आपका अनुभव और आपका मार्गदर्शन सर हमें बहुत मदद करेगा। सर, इन्हीं शब्दों के साथ ओवर टू यू सर। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष। पहले तो मेरी आवाज आप सब तक पहुंच रही है बहुत साफ तरह से? यस सर, आ रही है। तो सब हम मैं ये सर परफेक्टली फाइन। हाँ, मैं खुद यूपी, अब तो खैर उत्तराखंड पे हूँ, तो मैं शुद्ध हिंदी में बात करना पसंद करता हूँ। तो आप लोगों को उससे कोई आपत्ति तो नहीं है? बिल्कुल नहीं सर। बहुत बढ़िया, क्योंकि मुझे पता है लोग बिहार में बिहार से हैं सर। आप बिहार से हैं सर। हाँ, बिहार से हैं, तो इसीलिए मैंने कहा मेरे बहुत से मित्र लोग बिहार से हैं और पटना से हैं और बहुत सारी जगहों से हैं। और मतलब मेरा खुद का बहुत क्लोज लगाव बिहार से इसलिए भी है क्योंकि मतलब मैं गौतम बुद्ध को बहुत ज्यादा क्लोजली स्टडी कर किया हूँ अपनी लाइफ में। और अपो दीपो भव की जो फिलोसफी है, बी द लाइट टू योर सेल्फ, उसकी आई थिंक पूरा स्टार्टिंग सब बिहार से ही है। और बिहार की हिस्ट्री और ज्योग्राफी जो भी कहिए वो ऐसी रही है पावरफुल पूरी कंट्री के लिए, चाहे वो मौर्य एम्पायर हो, गुप्ता एम्पायर हो, चंद्रगुप्त मौर्य हैं, चाणक्य, ये सब जो है मतलब बड़ा लेजेंडरी है पूरा। और मुझे बड़ा अच्छा लगा मनीष जब आपने कहा कि कुछ यंग नौजवान जो, आई थिंक आप लोग 35 से 45 के रेंज में होंगे शायद ज्यादा से ज्यादा, या 35 से 50 के रेंज में होंगे। बट अगर उससे ज्यादा भी है, लेकिन अगर आपके अंदर कुछ करने का जज्बा है तो आप दिल और दिमाग से अगर अभी भी नौजवान है तो इससे बड़ी कोई बात नहीं है। तो मैं कोशिश क्या करूंगा कि इस 1 डेढ़ घंटे की उसमें तो एक इंटरैक्टिव सेशन रखेंगे। और मैं मनीष आपसे भी बोलूंगा और सभी लोग जो मित्रगण हैं, सब लोग डेवलपमेंट सेक्टर के हैं, हम भी जुड़े हुए हैं ग्राउंड से, कि ये एक शुरुआत मानी जाए। और जिस भी रूप में मैं किसी भी तरह से आप लोगों के काम आ सकूं, मैं हमेशा निशुल्क अपनी सेवा आपके लिए समर्पित करना चाहूंगा, क्योंकि बिहार जो है वो एक बहुत ही अहम हिस्सा है हिंदुस्तान का। और मेरा मानना है कि उसके जो उसमें जो लोग हैं और उसमें जो मुझे क्या बोलना चाहिए ना, मतलब मैं एनआईटी इलाहाबाद से हूँ, तो मेरे बहुत से मित्र थे, वो सब द मोस्ट ब्रिलियंट एंड मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स तो बिहार के ही होते थे हमारे। लेकिन थोड़े वो अग्रेसिव भी सबसे ज्यादा दिखाई पड़ते थे। कहीं भी कुछ अगर एजुकेशन हो रहा है तो वो सबसे आगे दिखाई पड़ेगा। तो थोड़ा वो पॉलिटिकल माइंडेडनेस भी शायद शुरू से है, मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं डाइवर्ट भी कर देता है आदमी को। लेकिन अगर आप लोगों ने एक सक्रिय ढंग से एक कलेक्टिव बनाया है और आप लोग डेवलपमेंट सेक्टर से जुड़ के ये काम कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। और इसको कैसे मजबूत करें, और मैं खुद भी जानना चाहूंगा। मे बी अभी 4:40 हुआ है। मैं आपको तो कानून और उन सब के बारे में बताऊंगा ही, और मैं काफी मटेरियल भी शेयर करूंगा आपसे, और मैं मेल पे भी शेयर करूंगा आपको। मैंने बुकलेट्स भी बनाई हुई है सीएसआर को बेहतर समझने के लिए। पर मैं संक्षेप में मनीष, आपसे तो मेरी बात हुई है, योगेंद्र मुझे दिख रहे हैं और मुझे अनिल दिख रहे हैं, कृष्ण दिख रहे हैं। बाकी सब लोग भी अगर अपना वीडियोस ओपन कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि पारदर्शिता जो है वो हमारे हर आचरण में दिखाई पड़नी चाहिए। और उसमें वीडियो का कॉल भी शामिल है, क्योंकि जब हम सेक्टर में जाते हैं तो हमें सबसे पहले एक दूसरे की शक्ल देखना बहुत जरूरी है। तो वो मेजोरिटी ने तो आई थिंक वीडियोस ओपन कर रखे हैं अपने कैमरास, और बाकी लोग भी अगर ओपन कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा।
तो दो चार लोग अगर आप लोग में से भी, जैसे मैं बाय नेम पूछूंगा, योगेंद्र मुझे आप दिख रहे हैं, मतलब आप किस संस्था से हैं और आपका क्या पर्पस है बिहार डेवलपमेंट कलेक्टिव को लेके? मैं दो चार से जस्ट रैंडमली, एक कह लीजिए नीड असेसमेंट, इसको ट्रेनिंग नीड असेसमेंट जी भी कहते हैं। एक में थोड़ा सा, हमारे फादर जो थे वो सीनियर आईएएस ऑफिसर थे, तो जैसे बोलते हैं हम लोग, हम मलिहाबादी दशहरी आम जो है, उसको अगर आपको चूसना है तो थोड़ा पिलपिलाइए उसको, फिर चूसने का मजा कुछ और होता है। तो थोड़ा सा मैं आपकी गुड़ाई और पिलपिलाने का काम जी करूंगा थोड़ा सा। बिल्कुल तो, तो योगेंद्र जी, आप पहले बताएं कि जी आप किस एनजीओ से हैं या किस स्वयंसेवी संस्था से हैं, और बिहार डेवलपमेंट कलेक्टिव को लेके आपकी क्या सोच है? जी बिल्कुल सर। तो धन्यवाद सर, और स्वागत भी है आपका, समय देने के लिए। मैं जिस संस्था से हूँ, मुक्ता चैरिटेबल फाउंडेशन है संस्था, जो पुणे बेस्ड है, और पुणे और पटना पटना में हमारा ऑफिस है। हम लोग काउंसलिंग करते हैं एचआईवी पे, मेंटल हेल्थ पे, और काफी 2005 से ही हम लोग काम कर रहे हैं इस फील्ड में। मैं इस संस्था के साथ पिछले 5 साल से जुड़ा हुआ हूँ। और बिहार डेवलपमेंट कलेक्टिव में मतलब उसको लेके जो मेरी सोच है, जब मैं बिहार आया, मैं कलेक्टिव के साथ जुड़ा आने के बाद, तो जब मैं देखा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मिलके कुछ अच्छा सोच रहे हैं, और वो सब लोग अपने स्वार्थ से थोड़ा ऊपर उठ के बिहार के बारे में, और अलग अलग डोमेन में लोग काम कर रहे हैं, फिर भी लोग बहुत ही कोलाबरेटिव तरीके से एक दूसरे को मदद करना। और आई थिंक आज भी हम बैठे हैं उसी एक तहत, जो एक सोच है। तो यहाँ पे हम सब लोग सीखना चाहते हैं, एक दूसरे को मदद करना चाहते हैं, और बिहार में ओवरऑल हम कैसे एक बड़ा बदलाव लाएं, कुछ अपने मतलब है ना, कि हम अपने उम्र में काम करते करते कुछ एक बदलाव देख पाए इस सेक्टर में। तो आई थिंक वही एक सोच है हम सारे लोगों की, क्योंकि हम सब लोग तो कहीं ना कहीं नौकरी कर रहे हैं, बट एक कलेक्टिव के माध्यम से हम कैसे एक बदलाव ला पाए। तो आई थिंक मेरी सोच वही है, और वही मुझे मोटिवेट भी करता है इस ग्रुप से जुड़ के बने रहने में और काम करने में। जी नहीं नहीं, बहुत अच्छा योगेंद्र जी, आपसे सुन के बड़ा अच्छा लगा। सूर्य, आप पता है आप प्रयोग संस्था से लगता है आप हैं, जैसे सभी लोग अपने संस्था का नाम भी लिख लेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। नीड एक ईट फाउंडेशन, आई थिंक अंशु हमारे सीएसआर कोर्स को भी कर चुके हैं, अंशु का मैसेज भी आया था मेरे पास में। और सूर्य, आप बताएं, आप प्रयोग श्योर का क्या योगदान है, और श्योर। बिहार डेवलपमेंट कलेक्टिव को की आपकी क्या सोच है? जी जी जी। थैंक यू सो मच सर, ज्वाइन करने के लिए और ये मौका भी देने के लिए। तो प्रयोग जो है ये चिल्ड्रंस लाइब्रेरी है। और हम बच्चों के पुस्तकालय जो होते हैं वो स्कूल, सरकारी विद्यालय और समुदाय में लेके जाते हैं। हमारा पर्पस ये है कि हम ये इंश्योर करें कि डाइवर्स चिल्ड्रंस लिटरेचर हर बच्चे तक पहुंच पाए, एक्सेस हो पाए सभी बच्चों के पास विविध बाल साहित्य। हम्म, दूसरा, बच्चा पढ़ पाए, समझ पाए, जो उसको जो टेक्स्ट और इलस्ट्रेशन मिल रहा है उसकी समझ बन पाए, और वो हम्म, पढ़ने को एंजॉय कर पाए। और तीसरा कि लाइब्रेरी एज अ कल्चर, रीडिंग एज अ कल्चर इवॉल्व इवॉल्व करता है। तो ये हम्म, हमारा मुख्य उद्देश्य है। हम गोपालगंज जिला में काम करते हैं, हम्म, और बीडीसी से मैं शुरुआत से ही जुड़ा हूँ। 2019 में जब बीडीसी का पहला मीटिंग हुआ तब से मैं इसमें शामिल रहा। हम्म, मैं इस कलेक्टिव को एक बहुत ही पावरफुल और एक इनेबलिंग एसोसिएशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस देखता हूँ। हम्म, कैसे एक दूसरे के पूरक भी बनते हैं सभी संस्थाएं। जैसे मुझे अगर कोई काम करना है या अगला संस्था कोई काम करना है, और अगर हम दोनों संस्थाओं या कुछ संस्थाओं का के ग्रुप भी मिलकर के एक दूसरे से मदद लेना चाहते हैं, वो भी मदद मिल जाता है। सबसे सबसे अहम बात ये भी होती है कि एक दूसरे के फ्रस्ट्रेशन, सक्सेसेस, फेलियर्स को हम लोग एंजॉय करते हैं, एक साझा लेकर के चल पाते हैं। तो मुझे लगता है बोलने के लिए तो बहुत कुछ कुछ है, योगेंद्र भाई ने भी शेयर किया, बट बहुत कम समय में मेरे लिए जो कलेक्टिव का महत्व है और मैं क्यों इस कलेक्टिव से जुड़ा हूँ, तो ये शायद कुछ पॉइंट्स नहीं नहीं, बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के कि नॉर्मली मैंने मैंने कम ही देखा है कि समाज सेवी संस्थाएं अपने अपने निजी स्वार्थों को छोड़ के एक साथ मिलके अगर किसी लार्जर पर्पस से अगर जुड़े। तो इसी चीज से मैं बड़ा ही प्रभावित हुआ था जब मनीष ने मुझे ये बात बताई अहमदाबाद में। और मुझे ये तो पता ही था कि वो एथिकल फाउंडेशन और उन सबसे जुड़े हुए हैं, और मैं खुद क्योंकि एथिकल फाउंडेशन से करीब 10 साल से जुड़ा हूँ, शिव नाडर जी के साथ में और उनकी टीम के साथ में। बट ये मुझे जानना बड़ा अच्छा लग रहा है। तो दिस इज वेरी गुड टू नो। कृष्णा, आप बताएं, कृष्णा, आप वाईडीएफ का क्या फुल फॉर्म हुआ आपका? नमस्कार सर। नमस्ते। स्वागत भी है आपका। वाईडीएफ का फुल फॉर्म सर है यूथ ड्रीमर्स फाउंडेशन। जो हमारी संस्था है वो स्कॉलरशिप पे काम करती है सर। जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के बच्चे होते हैं, हम्म, उनको हम फिनेंशियली सपोर्ट करते हैं। और आफ्टर स्कॉलरशिप
एक स्कॉलर केयर भी हमारा प्रोग्राम है, जहाँ वो अपने लाइफ में कैसे जा रहे हैं, बच्चे ग्रो कर रहे हैं एकेडमिकली, और मतलब ऐसे कर सकते हैं कि मेंटली भी, तो वहाँ भी हम थोड़ा सपोर्ट करते हैं उनको, करियर गाइडेंस काइंड कर सकते हैं। और आफ्टर स्कॉलरशिप पूरा होने के बाद वो एक स्किल्ड होके निकले, ताकि जो अभी मार्केट चल रहा है उसके अनुरूप वो स्कॉलरशिप ले सके, सॉरी नौकरी ले सके। तो वो काम वो आईडीएफ कर रही है। हम बिहार सहित टोटल 6 राज्यों में काम कर रहे हैं, बट सबसे बड़ा जो ऑपरेशन है हमारा बिहार में, हम 38 डिस्ट्रिक्ट में काम करते हैं बिहार के। अब अगर बिहार डेवलपमेंट कलेक्टिव की बात की जाए, तो जैसा सूर्य भाई और योगेंद्र भाई बता रहे थे कि ये एक ऐसा स्पेस है कि अ, आप शेयर कर सकते हैं कुछ भी, आप कितने वनरेबल हैं, आपको क्या सपोर्ट चाहिए। तो एक कम्युनिटी से जुड़ाव आप एक प्लेस पे भी रह के कर सकते हैं। ये बिहार डेवलपमेंट कलेक्टिव के माध्यम से होता है। मैं इसका एक बस छोटा सा एग्जांपल ऐसे लूंगा कि जैसे कि मुझे सूर्या भाई की संस्था जो है गोपालगंज में काम कर रही है, और मैं पटना में हूँ अभी, और हमारा हेड ऑफिस पटना में ही है। बट मुझे अगर बच्चे से वहां कनेक्ट करना है, जो कम्युनिटी में है, तो सूर्या भाई बहुत आसानी से वो कनेक्ट करा देते हैं, क्योंकि उस कम्युनिटी में वो काम करते हैं, और हमारे लिए वो ग्राउंड तैयार हो जाता है, हम उन बच्चों से मिल जाते हैं। तो बीडीसी इसमें बड़ा योगदान निभा रही है कि अलग अलग जिलों से संस्थाएं हैं, वहां अगर आपको पहुंचना है तो बहुत आसानी से आप पहुंचते हैं। और सबसे बड़ी बात सर कि अच्छे दोस्त यहाँ पे मिलते हैं आपको, जिनसे आप सुख दुख सब शेयर कर सकते हैं और कनेक्ट हो सकते हैं। नहीं सो नहीं, थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि श्रवण आप आय सक्षम से, आय सक्षम के बारे में मुझे पता है। आपकी वो एक लेडी है आपकी टीम में, वो मेरे से टच में रहती है काफी बार। उनका क्या नाम है, जो आईआईटी रुड़की से हैं? रूपल, रूपल हूँ, हाँ, रूपल। रूपल त्यागी, रूपल त्यागी। हाँ, Yes. तो आप लोग का तो मैंने सुना हुआ है काफी अच्छा काम है, और आप लोग काफी, आप लोगों ने एचसीएल ग्रांट के लिए भी अप्लाई किया है या था, पता नहीं मुझे। आई एम अवेयर ऑफ दैट बिकॉज, तो आई सक्षम में आप लोग आई थिंक टेक्नोलॉजी को लेके करते हैं। बट अगेन आप क्विकली अगर थोड़ा बता दें दो दो लाइनों में, और बीडीसी का आपका क्या, की क्या के बारे में क्या सोच है? सर, राइट सक्षम में हमारा उद्देश्य है कि हर महिला के पास उसकी वॉइस हो, और जो भी वो लाइफ में करना चाहती है उसके लिए उसके पास चॉइसेस हो। हम्म। 5 जिलों में हम काम करते हैं, और शुरुआत से ही बीडीसी के सदस्य रहे हैं। बस यही बोल सकते हैं कि हर संस्था के कार्य की मतलब हर संस्था जो कार्य करती है उससे कुछ चीजें तो अचीव कर पाती है, बट उसकी एक लिमिटेशन भी है। वो कुछ ही चीज कर सकती है। हम्म। पर जब आप इस तरह के कलेक्टिव का हिस्सा होते हैं तो आप एक बहुत बड़ा चीज अचीव करते हुए देख सकते हैं। हो सकता है वो आपकी संस्था नहीं कर रही हो, बट आप उसे होते हुए देखते हैं और उसमें योगदान देते हम्म। हैं। वो मुझे लगता है वो कैपेबिलिटीज एक कलेक्टिव ऑफर कर रही है हम सबको, कि हम अपनी संस्था में ही बस सीमित न रहें, उसके बियॉन्ड भी सोच पाएं, और एक बड़े विजन को एक बड़े लार्जर पर्पस पे सोसाइटी के रूप में देख पाएं। वो मुझे लगता है इस कलेक्टिव से वो सफल हो पा रहा है हम सब। नहीं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है मनीष, सुन के आपके सब अलग अलग जो आवाजें हैं। तो एक दो लफ्जों में मे भी मनीष आप भी मुझे बताएं, क्योंकि आप कोर्ट लेवल पे मुझे मिले थे। तो सीएसआर का कितना बड़ा रोल है बिहार में? क्योंकि जो मैं डेटा एनालिसिस देखता हूँ, और आप लोग सीएसआर के साथ काम करते हैं, कि आप लोग और काम करना चाहते हैं सीएसआर के साथ में, या क्या आपके चैलेंजेस आते हैं जब आप सीएसआर से बात करते हैं? कुछ अगर मुझे हल्का सा ब्रीफिंग देंगे, तो जब मैं आपको आगे बढ़ूंगा इस सेशन में, तो मैं थोड़ा उस डायरेक्शन को समझते हुए आगे बढ़ूंगा, ताकि जो मैं बताऊं वो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी हो। लेकिन हम उसको फिर बिल्ड अपॉन करें, उसके बाद हम लोग और भी सेशन रख सकते हैं अगर आपको लगेगा कि उसकी जरूरत होगी। कि मैंने वही आपसे बात कही कि एक शुरुआत होनी चाहिए। बिकॉज अगर हम लोग लार्जर चेंज करने की बात सोचते हैं, तो 1 डेढ़ घंटे में तो बहुत ही बूंद है एक सागर। जो चैलेंज है वो सागर है, और हालांकि बूंद से ही सागर बनता है, और बूंद के अंदर भी सागर होता है, लेकिन इससे कोई शॉर्टकट नहीं है। तो मनीष थोड़ा सा बताएं कि सीएसआर का को लेके आप लोग सभी लोग जुड़े हुए हैं। मुझे पता है आप लोग सीएसआर फंडिंग भी लेते होंगे, बिकॉज अब तो सीएसआर 11-12 साल पुराना है। बट बिहार को लेके स्पेसिफिकली क्या सीएसआर के कोई ज्यादा चैलेंजेस भी हैं क्या? या आप लोग जो संस्थाएं चला रहे हैं उनको लेके कुछ ऐसे की एलिमेंट हैं जिनको कि आप मानते हैं कि ये लार्जर चैलेंजेस हैं? और अगर एक कलेक्टिव के रूप में अगर हम उनको डिस्कस करते हैं, तो जो इंडिविजुअल संस्थाएं हैं आप लोग, वो अपने अपने क्षेत्रों में अपने अपने थीमेटिक एरियाज में जो काम कर रही हैं, उनमें और बेहतरी हो सकती है। तो जस्ट मे बी 2-4 लाइन उसके बारे में भी अगर मनीष बताएं आप, फिर मैं स्टार्ट करूंगा ब्रॉडली आपको इनिशिएट करने में कि व्हाट इज इट इन माय माइंड, एंड देन वी कैन टेक इट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन। श्योर श्योर, थैंक यू सर।
सर, बिहार में जो अभी जो आप देख रहे हैं यंग एज ऑर्गेनाइजेशन, इनकी शुरुआत 2005 के बाद होनी शुरू हुई है। उससे पहले आप बिल्कुल डिस्कशन कर पाएंगे जो पुरानी संस्थाएं हैं, उसमें बिहार में जो चुनौतियां हैं, वहाँ के फ्यूडलिज्म, जाति, धर्म, सब आपको वहाँ भी दिखेंगी। वो ये ऐसे लोग हैं जो पढ़ने या काम करने बिहार से बाहर गए, हाँ। लौट के आए अपने अपने जिलों में और कुछ कुछ काम की शुरुआत की। सब लोग ऐसे हैं। मतलब मैं इस ग्रुप में आई एम अमंग द एल्डेस्ट वन। आप अंदाजा लगा सकते हैं, एवरेज एज ग्रुप है वो अर्ली 30s वाला है। चूंकि यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं है, तो सीएसआर इक्के दुक्के लोग ही लेके आ पाए हैं, छोटा छोटा, जिन लोगों की पढ़ाई बाहर से हुई है, कोई आईआईटी में पढ़े, कोई बड़े शहर में पढ़े, मेट्रो से पढ़े, जो उनके कनेक्शन से थोड़ा करवा पाए, लेकिन वो बहुत ही कम है सर। मैं अपनी बात बताऊं, 15 साल से हम लोग काम कर रहे हैं इनोवेटर सेल्स में। पहली हमें सीएसआर ग्रांट मिला एचसीएल फाउंडेशन का। उससे अच्छा, पहले वो पहली ग्रांट थी आपके लिए? पहली ग्रांट है। जी जी। तो बिहार की तरफ सीएसआर का रुख नहीं है। वो कैसे रुख बने, ये डायलॉग हमें बहुत मदद करेगा कि कितनी तो बड़ी। क्या आप चाहते हैं कि ये जो हम डायलॉग इनिशिएट कर रहे हैं, इससे सीएसआर का और रुख बढ़े वहां पर बिहार पे? सर क्या आप सर कभी चाहते हैं? सर आप मुझे बिल्कुल। एक बात ये भी बताएं कि मेरे मन में भी सवाल उठ रहे हैं, आप लोग भी कहीं नोट बनाते रहिएगा। अगर क्या बिहार में कभी कोई कोई सीएसआर डायलॉग हुआ है क्या सीएसआर को लेके ढंग से? क्योंकि देखिए, एचसीएल के जो सिंपोजियम होते हैं वो तो एक स्पेसिफिक अपने प्रोजेक्ट को प्रमोट कर रहा है एचसीएल, लेकिन एक लार्जर अगर बिहार डेवलपमेंट कलेक्टिव अगर एक सीएसआर डायलॉग क्रिएट करे जिसमें कि हम तमाम कॉर्पोरेट को भी इनवाइट करें, हम सरकारी मुलाजिमों को भी इनवाइट करें, हम कम्युनिटी से आप लोगों को भी इनवाइट करें, क्या वो एक अच्छा आइडिया हो सकता है? और उसकी उस डायलॉग को इनिशिएट किया जाए, उसकी सीरीज की जाए जिसको आपका कलेक्टिव एंकर कर सकेगा। ऐसा आपको आइडिया कैसा लगेगा? सर वी लव टू बी पार्ट ऑफ दैट। ये बहुत बड़ा मौका होगा हम सबके लिए, हम सारी इट्स अ ग्रेट आइडिया। हम्म आई थिंक विनय कुछ कह रहे हैं, आई थिंक, सॉरी। मैं कह रहा हूँ सर, काफी ग्रेट आइडिया है और ये बिहार के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी निकल के आएगी। मेरे मन में ये था जब मनीष आपने मुझे जिक्र किया था, क्योंकि हम लोग खुद, मैं जैसे भी हमने कश्मीर में एक सीएसआर डायलॉग किया और एक दो जगहों पे, और अभी मैं उत्तराखंड में भी करने की सोच रहा हूँ, बहुत ही लो कॉस्ट कम्युनिटी सेटिंग पे। ये जो होटलों में कॉन्फ्रेंसेज होती है ना, ये मुझे ये जिस तरह से होती है उसी से मुझे थोड़ा सा परहेज होता है। मुझे लगता है कि ये आप जिनके लिए कर रहे हैं वो ना तो इस सिस्टम में फिट हो रहे हैं। तो हम लोग एक इस थॉट को भी आगे बिल्ड करेंगे बाय द टाइम वी रीच द एंड ऑफ टुडेज सेशन, कि अगर आपको लगता है तो आई विल बी मोर देन हैप्पी कि हम इस डायलॉग को कैसे करें। और मेरे भी नेटवर्क में जो तमाम कॉर्पोरेट्स हैं, मैं भी उनको रीच आउट करूंगा और उसको हम लोग इस किस्म से एक अट्रैक्टिव भी बनाए कॉर्पोरेट को लेके। अभी देखिए बिहार में इलेक्शंस भी आ रहे हैं। इलेक्शन कब है वैसे, बाय द वे, कब से कब है डेट? सर नवंबर में होगा ये। अक्टूबर से प्रोसेस शुरू होगा, नवंबर में खत्म होगा ये। तो हमारा ये डायलॉग इलेक्शन के पहले होना चाहिए कि बाद में होना चाहिए? सर कम्युनिटी में एक्टिविटी कभी भी कर सकते हैं, लेकिन वो चुनाव के दरमियान बीच में थोड़ा सा आवाजाही पे, थोड़ा गाड़ियों का थोड़ा उसमें रिस्ट्रिक्शन होता है। और अगर आपका ये इलेक्शन कब बताया आपने, अक्टूबर में है? अक्टूबर में प्रोसेस शुरू होगा। जो जो वोटिंग डेट्स होंगे वो अक्टूबर एंड और नवंबर के 2 हफ्ते में होने की संभावना है। तो मे बी मिडिल ऑफ अक्टूबर के आसपास भी आप लोग सोच सकते हैं। मतलब आप लोग खुद से सोचिएगा, मैं तो जैसे ऐसे आइडियाज दे रहा हूँ। ये जो देखिएगा, अकस्मात है कि आपका इलेक्शन भी हो रहा है इसी समय और यही हम बात डायलॉग की भी कर रहे हैं, और विद द काइंड ऑफ पॉलिटिक्स जो बिहार में चलती है, हम लोग अगर एक डेवलपमेंट की बात को भी रखें अपने डायलॉग के थ्रू, मे बी कॉर्पोरेट भी उसमें इंटरेस्ट ले सकते हैं। तो ठीक है, तो दिस इज गुड फॉर मी टू नो कि आप सभी के लिए सीएसआर एक चैलेंज का मुद्दा है, इसका मतलब। और आप लोग यस चाहेंगे कि आपको गाइडेंस भी मिले सीएसआर को लेके। ये भी आप लोग चाहेंगे कि मेरे द्वारा आपको थोड़ी गाइडेंस मिले सीएसआर को लेके, मनीष? यस सर, डेफिनेटली सर, बिल्कुल सर। I think can I add a couple of हाँ हाँ, points? बिल्कुल। इसको मुझे बहुत लगता है इंटरैक्टिव रखेंगे, इसको thank बहुत इंटरैक्टिव रखेंगे, और आपसे भी सभी लोग I बोलने का प्रयास करें। I और think ये आइडिया बहुत ही अच्छा है और ये होना भी चाहिए। मतलब जो आपने पूछा, तो हमारे जानकारी में तो नहीं हुआ है कभी सीएसआर को लेके कोई कॉन्क्लेव या कोई ऐसा ऐसा हाँ मैटर। हिस्टोरिकली बिहार में कॉर्पोरेट सेक्टर ने बहुत डर डर करके या तो नहीं किया, ऑल्सो बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आई एम नॉट कोटिंग अनकोटिंग, नॉट नेमिंग एनी ऑर्गेनाइजेशन, बट लार्जली स्पीकिंग उनको डर लगता है कॉर्पोरेट्स को बिहार में पैसा इन्वेस्ट करने में। उनको लगता है कि हमारा पैसा कहीं हो सकता है वेस्ट हो जाए या कहीं पे नहीं जा पाए। वट एवर इंटरेक्शन आई हैव हैड विद सम ऑफ द कॉर्पोरेट पीपल, तो ये सबसे बड़ा डर होता है कि बिहार में जरूरत सबसे ज्यादा है लेकिन इन्वेस्टमेंट बहुत कम है। तो बहुत ज्यादा से ज्यादा होता है तो बैंक्स वगैरह जो उनका अपना छोटे छोटे ग्रांट्स देना होता है वो दे देते हैं। दूसरा सर, कॉर्पोरेट का जो फंडिंग भी होता है ना, वी रन प्रोग्राम्स।
सो कॉर्पोरेट फंडिंग लार्जली जो मैंने देखा है वो ज्यादातर होता है कि कोई गुड्स एंड आइटम्स खरीद करके अगर दे देते हैं तो उस पे ज्यादा इंटरेस्ट चला जाता है। बट व्हेन यू रन प्रोग्राम्स, अगर प्रोग्राम रन कर रहे हैं उसके लिए बहुत कम सीएसआर होते हैं। देयर आर सम डेफिनेटली सम सीएसआरस हु रियली अप्रिशिएट एंड हु आल्सो आर सपोर्टिंग इन दैट, बट प्रोग्राम रन करने के लिए सीएसआर सपोर्ट नहीं मिलता है। लार्जली कि हाँ ठीक है कुछ बच्चों के लिए कुछ सपोर्ट कर देना है, या लैपटॉप से या कंप्यूटर्स खरीद के दे देना है, या कुछ वगैरह जिसमें उसको एक टैंजिबल नंबर दिख जाएगा कि यार हमारे कंट्रीब्यूशन से इतना नंबर किसी को बेनिफिट मिल गया। बट टू रन अ प्रोग्राम you have salary HR cost, you have program cost, you have so many other costs which are involved. उसके लिए उस सिस्टमैटिक तरीके से नहीं आता। सो मे बी दैट डायलॉग वुड आल्सो ब्रिंग इन कि सीएसआर आल्सो क्या पॉसिबिलिटीज है इस तरीके के प्रोग्राम्स को रन करना या सपोर्ट। नहीं नहीं नहीं, बहुत अच्छा पॉइंट। और अंशु आपका पॉइंट में पढ़ रहा था, मे भी एक बार नई सरकार आ जाए वहां पर, नया जो भी मैंडेट है, चाहे वो रिन्यूअल हो चाहे वो नया हो, थोड़ी स्टेबिलिटी रहेगी तो, क्योंकि जो डायलॉग होगा उसको आगे भी तो ले जाना है। अगर वो डायलॉग करने के बाद डिस्ट्रप्शन हो गया तो फिर वो डिरेल हो जाएगा। तो मे बी नवंबर दिसंबर में सोच सकते हैं, उस समय मौसम भी अच्छा रहता है और वेन्यू भी, इसको धीरे धीरे हम लोग मे बी अपने कुछ मल्टीपल कॉल्स करके हम लोग, मनीष आप लोग एक ग्रुप, कोर ग्रुप बना लीजिएगा, एंड मे बी वी कैन इवन क्रिएट अ व्हाट्सएप ग्रुप आफ्टर दिस कॉल, जिसमें कि हम एक डिस्कशन शुरू करेंगे। मेरा पर्पस बेसिकली इस डायलॉग को करने का ये था कि जब हम ये डायलॉग करेंगे तो एक इंटरेस्ट बढ़ेगा बिहार के प्रति सीएसआर को लेकर। और अगर किसी के मन में कोई भ्रम है, कोई डर है, क्योंकि मैं कश्मीर में काम कर रहा हूँ सीएसआर के संग, मैं मणिपुर में अभी हमने प्रोजेक्ट शुरू किया है आईआईएफएल फाउंडेशन और ओएनजीसी के साथ में। तो कहीं ना कहीं मैंने ये भी देखा है कि जो एनजीओ है वो कितना कॉन्फिडेंस डेवलप कर सकता है डोनर के लिए, और उस एनजीओ का कनेक्ट क्या है ग्राउंड में, ये भी बहुत डिसाइड करता है कि वो कॉर्पोरेट वहां आएगा कि नहीं आएगा। तो मैं कोशिश ये भी करूंगा आप सबसे जानने की कि आपकी जो पकड़ है ग्राउंड में वो आई एम श्योर अच्छी होगी। लेकिन अगर आपके मन में ये भी है कि सूर्या जैसे कह रहे हैं कि वो कॉर्पोरेट थोड़ा घबराते हैं बिहार के हालात और माहौल को देख के, लेकिन मुझे लगता है पहले के मुकाबले क्रिमिनल जो सिचुएशन थी बिहार में पहले, उससे तो कमी हुई है ना पहले से। सूर्य क्या लगता है? बहुत बदलाव हुआ है सर, बहुत बदलाव हुआ है हम लोग। तो बहुत बदलाव है अगर, और अगर देखिए उस बदलाव में अगर आप ये भी कहते हैं कि आप एक कलेक्टिव हैं जो कि नई आवाज को प्रेजेंट कर रहा है, बिहार की यंग आवाज को प्रेजेंट कर रहा है, तो आपका एक पिच ये भी बन सकता है बीडीसी की तरफ से कि इस नई आवाज को, इस नौजवान आवाज को सुनने के लिए जो जो कॉर्पोरेट समाज है वो भी एक नई नजर लेके आए, एक प्रेजुडिस जो पूर्वाग्रह जिसको कहते हैं उसको हटा के आए। वो भी एक अप्रोच हो सकती है। क्यों अनिल, आप बताएं। अनिल आपको भी मैं देख रहा हूँ। अनिल, ये कैसा आइडिया रहेगा अगर हम डायलॉग करते हैं? अनिल चतुर्वेदी, आप म्यूट पे हैं अनिल। जी बहुत अच्छा, काफी मेरा शायद रिएक्शन मिला ही होगा। मैं मतलब ये कई अलग और भी ग्रुप में ऐसे जब सीएसआर की बात आती है तो एकदम से एक ही बात आती है कि जो भी सीएसआर देना चाहते हैं वो बिहार में नहीं, बिहार के बाहर अगर आप कोई काम कर रहे हैं, किसी बहुत सारे साथी इसमें एग्री करेंगे कि अगर उनसे बातचीत भी हो रही होगी तो ये उनसे बात बोला जाता है कि बिहार के बाहर भी क्या आपके कुछ काम है, फिर हम उसके लिए आपसे आगे बात तो अगर करते हैं। हम तो लोग बिहार में नहीं बोले अनिल, बोले प्लीज, बोले कंटिन्यू। बिहार में काम कर रहे हैं तो शायद उसमें वो पीछे हट जाते हैं। बिहार के बाहर भी आपके साथ आपकी ऑर्गेनाइजेशन कोई काम कर रही है तो हम उसके लिए इनिशिएट करेंगे सीएसआर के लिए। तो ऐसा फीडबैक आता है और बहुत ज़्यादा बिहार में अभी देखने को नहीं मिल रहा है। जैसा मनीष जी ने कहा, एसएल उनको एक पहला सीएसआर मिला है, तो ऐसे शायद बहुत कम ऑर्गेनाइजेशन होंगे जिनको सीएसआर से आप काम कर पा रहे होंगे। नहीं नहीं, बहुत बहुत रेलिवेंट बात है। और सुमन, मुझे आप दिख रही हैं, एक महिला की आवाज भी सुनी जाए। सुमन, आप किस संस्था से हैं? मैं सेंट्रल स्क्वायर फाउंडेशन में काम करती हूँ, जो फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी पे काम कर रही है। आपने सीएसआर की बात की तो मैं अभी यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ काम कर रही हूँ। और यहाँ पे मैंने मतलब मैं अपना फील्ड एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहूंगी कि मैंने सीएसआर के बहुत सारे ऐसे मिसयूज होते हुए फील्ड पे देखा है कि किस तरीके से एनटीपीसी के कुछ प्रोजेक्ट्स थे उसका कैसे मिसयूज हो रहा है, या आईसीआईसी फाउंडेशन की बात कर रहे हैं तो किस तरीके से उनका जो स्टेप है, जो प्रोसेस, उसमें कहाँ लूप होल्स है वो मैं समझ पा रही हूँ, देख पा रही हूँ कि क्या गैप्स होते हैं। तो मुझे लगता है कि एक तो हम
पॉलिसी लेवल पे बात कर रहे हैं, या वो तो चीजें होती है जो बीच का गैप है, वो उन चीजों को समझने में मुझे हेल्प मिल रहा है। जैसे मैं एग्जांपल दूं, यहाँ पे एनटीपीसी के कुछ सीएसआर के वर्क होते हैं सरकारी स्कूल्स के लिए, तो वो इजीली, क्योंकि डिपार्टमेंट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डीएम वगैरह का जो होता है इजीली होता है, वो ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं सीएसआर से जो जिसकी कोई नीड नहीं है, मतलब जिन स्कूल में जरूरत नहीं वहां पे हो जा रहा है, मतलब वो स्ट्रक्चर्ड नहीं है। तो मैं वो लूप होल्स और गैप्स देख पाती हूँ डिस्ट्रिक्ट लेवल में कि किस तरीके से चीजें चल रही है। तो मैं बहुत अब इम्पोर्टेंट सुमन, मैं आपके आशीष धवन जी को बहुत अच्छे से जानता हूँ बाय द वे। वो हमारे अच्छा। पास मिनिस्ट्री में बहुत रेगुलरली आते थे जब नया कानून बना था, और उन्होंने अशोका यूनिवर्सिटी और वो सब में भी काम किया है सेटअप करने में, और उनकी संस्थाओं से मैं वाकिफ हूँ। और पर ये मुझे सुन के अच्छा लगा। तो हम लोग एक काम ये भी करेंगे अब, एज आई डू माई सेशन आज, उसमें आपको थोड़ा कानून के बारे में डिस्कस करेंगे। हम लोग एक ये भी कर सकते हैं मनीष, कि बिहार डेवलपमेंट कोऑपरेटिव के संग मिलके मेरी अपनी जो संस्था का नाम लक्ष्य है, वो ऋचा भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, और हमने तो जैसे आपसे कहा कि हम लोग अपने अपने एफर्ट्स को जोड़ेंगे और लिटरली जीरो कॉस्ट पे इसको करेंगे, ताकि कम्युनिटी के लिए जागरूकता फैले। इसमें कोई कमर्शियल एंगल किसी का नहीं होगा। इट इज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बिहार। क्यों ना हम एक पॉलिसी पेपर क्रिएट करें मनीष, CSR policy paper to promote the investment of CSR and partnership of CSR in बिहार। एक हम टॉपिक लाइन सोचें, आप लोगों को मैं एक थोड़ा सा होमवर्क दूंगा, इस कॉल के बाद एक ग्रुप भी बना लीजिएगा। अगर हम एक जो डायलॉग बनाएंगे, उस डायलॉग के थ्रू या उस डायलॉग में उस पॉलिसी पेपर को भी थोड़ा प्रेजेंट किया जाए, और अभी से लेके तब तक, क्योंकि अभी तो हम लोग इलेक्शन की वजह से अगर डायलॉग नहीं करेंगे, पर डिस्कशन तो रह ही सकता है ना आपस में, और हम कुछ पॉलिसी पेपर अगर शेयर करें। मैं आपको पॉलिसी के काफी सारे आइडियाज भी दे सकता हूँ, क्योंकि मैं पॉलिसीज भी लिखता हूँ कंपनीज की। तो मैं जब कंपनीज की पॉलिसी लिखता हूँ तो मुझे ये पता रहता है, या मैं वो कंपनी से ये डिस्कस करता हूँ। अब जैसे एचसीएल फाउंडेशन की जो नई पॉलिसी है, उसको बनाने में मैंने निधि और टीम को काफी क्लोजली गाइड किया है। जब ये नया जब एक कानून के अमेंडमेंट्स आए थे, तो अगर हम कॉर्पोरेट की पॉलिसी को समझते हैं कि कॉर्पोरेट अपना 200 करोड़ 400 करोड़ किस हिसाब से खर्च कर रहा है। ओएनजीसी की भी पॉलिसी हमने बनाई थी जब मैं मिनिस्ट्री में था, उनका 900 करोड़ बजट है। तो जो जो देने वाले की अगर आपको पॉलिसी समझ में आ जाए थोड़ा, कि वो किस बेसिस पे देता है, तो हम अगर बिहार के लिए एक सीएसआर पॉलिसी ये दिमाग में रखते हुए बनाएं कि देने वाला इन आयामों में, इन इन हिसाबों से देता है, तो बिहार को अगर हमें प्रेजेंट करना है थ्रू द बिहार कलेक्टिव, बिहार डेवलपमेंट कलेक्टिव, तो एक पॉलिसी पेपर शेपिंग क्या हो सकती है, ताकि उस दायरे में जो अच्छे एनजीओ हैं, अगर आपके वो कलेक्टिव के ही एनजीओ क्यों ना हो, कम से कम डोनर्स को ये मैसेज जाए कि ये एनजीओ जो है अच्छा काम कर रहे हैं, और इनके साथ अगर आप तालमेल बिठाएंगे तो आपका पैसा जो है वो अच्छी तरह से इन्वेस्ट होगा, उसके नतीजे भी अच्छे आएंगे और वो कंप्लायंस भी अच्छी होगी। तो अगर हम एक पॉलिसी पेपर पे भी काम करें और उसको प्रेजेंट करें इस डायलॉग में, और उस डायलॉग में इसके जो फीडबैक्स आएंगे उनको भी लेके करें, और उसके बाद उस पॉलिसी पेपर को लेके फिर हम कॉर्पोरेट पे भी जाएं, जो कि वहां भी आए आए होंगे उस डायलॉग में, और उनके माइंड को थोड़ा ओपन करने की कोशिश करें, ताकि इस साल की जो अनयूटिलाइज फंड हैं उनके पास, नवंबर दिसंबर के बाद फाइनल क्वार्टर में होती हैं, उसको अनस्पेंड सीएसआरए भी बोलते हैं वो, या 26-27 का जो फाइनेंशियल ईयर है, उसमें अगर अपनी फंडिंग को लेके बिहार के प्रति अपने रुझान को थोड़ा बदलें और थोड़ा बढ़ाएं, ये कैसी अप्रोच हो सकती है? क्योंकि अगर हम देख, जब तक हम एक स्ट्रैटेजी नहीं बनाएंगे तब तक हम क्योंकि मैं अब आर्मी के संग काम करता हूँ, तो स्ट्रैटेजी और टैक्टिक्स ये सब चीजें दिमाग में चलती हैं हमारे। अगर हमने एक स्ट्रैटेजी बनाई कि बिहार के लिए अगर ये स्ट्रैटेजी है, कंसिडरिंग द प्रोज एंड द कॉन्स, और देने वाले की सोच ये है, ठीक है, तो हम कुछ एक ऐसा कॉन्फिडेंस शायद बिल्ड कर पाए। आपके मैंने एक बात कही कि आप लोग नई आवाज प्रेजेंट कर रहे हैं नौजवानों की बिहार के, और जो कि लौट के आए हैं बिहार में और कुछ कर रहे हैं, तो वो कॉर्पोरेट को भी वो हौसला दें, वो कि उनको वो कॉन्फिडेंस दें कि आपकी जो फंड हैं वो सेफ हैं। इसलिए मेरा अगला सवाल आप सबसे ये है कि आप सब सेक्शन 135 में कितने निपुण हैं, आप लोग सीएसआर को कितना जानते हैं? अब आप मेरे सिंपोजियम पे आ जाएंगे मनीष, जो मैं सब सवाल पूछता हूँ एनजीओ से, आप सभी लोग बहुत ईमानदारी से मुझे बताइए, क्योंकि अब मैं एक्चुअल उसमें जाऊंगा। मैं थोड़ा सा टटोल रहा था, पिलपिला रहा था अपने आम को, मलियाबादी आम को पहले, बट अब मैं थोड़ा सा उस तरफ जाऊंगा कि हम आगे बढ़े इसमें, कि आप लोगों की सेक्शन 135 को लेके क्या समझ है। जैसे मैं एक एक करके आपसे नाम रैंडमली पूछूंगा है। आलोक, आप ग्राम चेतना से हैं। आलोक, आलोक आपको मेरी आवाज आ रही है? आप अनम्यूट करें अपने आप को।
जी 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 सर। मैं थोड़ा सा टीचर भी हूँ, तो मैं थोड़ी सी क्लास भी लूंगा आप लोगों की। अगर आपने मुझे बुलाया है तो आप थोड़ा सा तैयार भी होना पड़ेगा है, क्योंकि जी अगर जी हमने कुछ करना है तो कमर भी थोड़ी टाइट करनी पड़ेगी। मनीष, आई होप बुरा तो नहीं मान रहे हैं आप लोग? बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर। बहुत बहुत क्योंकि इंपॉर्टेंट नज है ये, भी हम भी थैंक यू फॉर दिस इनिशिएटिव। दोनों सिंपोजियम में भी मैं थोड़ा सा एनजीओ की थोड़े कान पकड़ के घुमाता हूँ कि भाई थोड़ा उनको आईना भी दिखाता हूँ और थोड़ा उनको आगे का रास्ता भी दिखाता हूँ। तो आलोक ये बताएं कि सेक्शन 135 को आप अच्छे से जानते हैं क्या? बिल्कुल नहीं सर। जहाँ तक सीएसआर की बात है, सीएसआर मतलब सीएसआर को हम केवल ये जानते हैं कि फंड रेजिंग का ये भी एक स्रोत है, और एक मतलब एक कोई ऐसा कानून एग्जिस्ट करता है हमारे देश में। हम्म। उसके अलावा मुझे व्यक्तिगत कोई और उससे ज्यादा गहरी समझ है नहीं उसके बारे में, लेकिन तो काफी नोट इस चीज करें को मनीष, चूंकि एक नोट करें मनीष, आज की कॉल के सर बाद मैं आप सब लोगों को एक बेसलाइन असेसमेंट, एक नीड असेसमेंट का एक फॉर्मेट भेजूंगा गूगल गूगल डॉक्स में। आप उसमें 10-15 सवाल होंगे जो सीएसआर के बड़े टेक्निकल सवाल हैं। मैं जरा जानना चाहूंगा कि इसमें संस्थाओं की क्या समझ है, बेसलाइन क्या है क्योंकि देखिए अगर फंडर का कॉन्फिडेंस नहीं है कि आपको कानून नहीं पता है तो वो फंडिंग नहीं देगा आपको। तो आपको सबसे पहले अपने आप को लैस करना है, आपको तैयार करना है कि आप कानून को कितना समझते हैं, और आपको बाकी तो आप अच्छा काम करेंगे ही करेंगे। लेकिन आप काम बहुत अच्छा करते हैं लेकिन आप कानून नहीं जानते, और पता चला बिहार में नीचे जमीन पे कोई कानून को सुनता नहीं है, तो फिर देने वाला क्यों आएगा वहां पर? आप कह रहे हैं ना कि ग्राउंड पे लोगों को कॉन्फिडेंस कम है बिहार में अभी भी, इवन दो स्थिति बेहतर है। लेकिन अगर उसके फ्रंट में लीडर्स हैं, यंग यूथ हैं, तो आपको तो कानून को मंझा, जैसे हम लोग यूपी में जब पतंग उड़ाने में मंझा मांझा होता था, मांझा, आपको मंझना पड़ेगा उसमें थोड़ा सा। तो मैं थोड़ी सी लखनवी भाषा भी इस्तेमाल करूंगा, मेरा स्कूलिंग लखनऊ से हुई है। तो आपने बहुत अच्छा बताया ईमानदारी से आलोक। मैं जरा पूछता हूँ, और ममता गुप्ता, ममता आप बताएं, आप सेक्शन 135 को कितना जानती हैं? बहुत ईमानदारी से बताइएगा, क्योंकि जितना आप ईमानदारी से बताएंगे उतना फंड आने के चांसेस बढ़ेंगे। ममता आप अभी म्यूट पे हैं। ममता आपको आई कांट हियर। हाँ, यस। मुझे भी उतने आइडिया नहीं है। हाँ बताएं ममता, बताएं। आपको आपको सीएसआर के कानून के बारे में कुछ आइडिया है? नहीं, सीएसआर का जो है कानून, उसके बारे में पूरा आइडिया नहीं है, पर सीएसआर क्या होता है, किस तरह से वर्क करता है, और उनकी फंडिंग जो है एनजीओ को, ये इस तरह की जानकारी है, पर उसके कानून रिलेटेड नहीं। आलोक आप बताएं, नालंदा से आलोक आप बताएं। सर मुझे उतना ही पता है जितना गूगल जवाब देता है, कि जिसका हाँ, बट मतलब सबसे दुख की बात यह इसकी है कि गूगल सीएसआर की फंडिंग नहीं दिला पाएगा आपको बस। ये बस बेसिक यही कि सीएसआर कमेटी होनी चाहिए, 2% देना पड़ता है, इतने 1,000 करोड़ की टर्नओवर होनी चाहिए, यही बेसिक चीजें पता है। नहीं नहीं, मैं समझ गया। तो हम लोग ये भी करेंगे मनीष, मे बी कुछ मैं 1-2 सेशंस करूंगा आप लोगों के साथ में, जिसमें हम सीएसआर की टेक्निकल चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा सब। और ये सब अगर रेडी हैं, अगर आप मुझे थम्स अप देके बताइए कि आप चाहेंगे कि सीएसआर कानून को थोड़ा समझें ढंग से। मैं आज आपको प्रेजेंटेशन तो दूंगा अभी, और वो जो हम सिंपोजियम में भी देते हैं, एक स्टैंडर्ड है वो, उसमें मैं आपको ब्रॉडली कुछ चीजें बताऊंगा कि कानून क्या कहता है और क्या बैकग्राउंड है उसका। बट मे बी हम लोग इसको थोड़ा सा बेहतर समझेंगे, क्योंकि अगर हम कानून को समझेंगे ना, तो हमें वो फर्मा समझ में आएगा कि फुटबॉल फील्ड की चौड़ाई और लंबाई कितनी है, उसमें गोल पोस्ट कहाँ है। तो मैं थोड़ा स्पोर्ट्स का कोच भी हूँ, तो मैं थोड़ा स्पोर्ट्स की एनालॉजी भी लेके चलता हूँ। अगर आपको ग्राउंड का साइज नहीं पता है, तो पता चला आप बॉल लेके खेलते खेलते आप तो सीधे स्पेक्टेटर के स्टैंड पे चले गए गेंद लेके, तो आप गोल कहाँ से दागेंगे? गोल तो आपको गोल में मारना है, और वो जो गोल है उसका एक पर्टिकुलर लोकेशन है, तो गोल इज योर इम्पैक्ट, इज योर आउटकम। तो हम लोग कुछ एक सेशन भी करेंगे मनीष, क्योंकि मुझे आप सबसे, अब इसमें से एक, इनमें से जो है अंशु जो है, उन्होंने तो सीएसआर का कोर्स पढ़ा है। तो अंशु, आपने जो पढ़ा था सीएसआर का कोर्स, उससे आपको कुछ फायदा हुआ क्या? यस, थैंक यू सो मच। सो बिल्कुल ऑब्वियसली अभी जो क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं, या बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है कंपनी एक्ट 2013 को लेकर, सेक्शन 135 को लेकर, उसमें इन सारी चीजों के ऊपर जो है काफी अच्छी समझ बन पाई थी मुझे उस कोर्स के जरिए। सो आई विल रिकमेंड दिस कोर्स टू एवरीवन। और आप ऑब्वियसली आप ऑलरेडी ऑफर कर रहे हैं कि बीडीसी के मेंबर्स के लिए आप अलग से भी एक सेशन ऑर्गेनाइज कर लेंगे रेगुलर
2-3 हाँ हाँ, वो डेज का करेंगे। और जिसमें। आप मेरे वॉलेंटियर बनेंगे अंशु, क्योंकि आप पढ़े हुए हैं, मेरे स्टूडेंट हैं, तो आप मेरे वॉलेंटियर बनेंगे, आप टीचिंग असिस्टेंट बनेंगे मेरे साथ में, क्योंकि मुझे श्योर सहयोग श्योर। चाहिए होगा। और आप इसके बाद एक व्हाट्सएप ग्रुप भी क्रिएट करना मनीष जी के साथ मिलके, जिसमें कि कलेक्टिव के सब लोग आ जाएंगे। तो मैं आपको कुछ जी मटेरियल भी शेयर करना शुरू करूंगा। और जी अभी मैं आपको अब थोड़ा सा मेरा एक अंडरस्टैंडिंग हो गया है मनीष एंड एवरीबडी हियर। कोई और किसी को कुछ और बात बतानी है तो, नहीं तो मैं अब आगे बढ़ूंगा सीएसआर को लेके थोड़ा सा, कि सीएसआर क्या है और क्यों है। और आप लोग अगर डायरी पेन रखे हुए हैं साथ में तो कुछ नोट्स भी जरूर बनाते रहिएगा। हालांकि रिकॉर्डिंग आप कर रहे हैं, बट मैंने देखा है कि अगर आपने मौके पे उस चीज को मौके पे चौका मारा तो ही सेंचुरी बनती है। तो वही मौके पे चौका क्यों बोला जाता है वो, क्योंकि अगर मौका गया तो फिर रिकॉर्डिंग कौन देख रहा है, तब तक नई रिकॉर्डिंग आ गई, पुरानी डिलीट हो गई। आधे से ज्यादा तो हमारा काम हिंदुस्तान में इसीलिए सब डिरेल हो जाता है कि वो रिकॉर्डिंग हो जाएगी, वो देख लेंगे, और वो जब तक देखने का समय आया तब तक नई रिकॉर्डिंग आ गई। तो हमें मौके का पूरा फायदा उठाना है। और हम लोग थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड भी करेंगे। किसी को और कुछ बोलना है कि मैं 5:15 पे स्टार्ट करूंगा वो, और मैं आधा घंटे का पूरा आपको सीएसआर की कोर, बहुत ही, मैं आज आपको नेक्टर दूंगा जिसको बोलते हैं। मैं आपको बिल्कुल नेक्टर की चीज बताऊंगा, जो अमृत की जो पॉइंट्स हैं सीएसआर को लेके, और उनकी एम्प्लीफिकेशन को करने के लिए फिर हम क्लास करेंगे एक अलग से, जिसमें कि मैं आपको पूरा सीएसआर के कानून और रूल्स एंड रेगुलेशन बताऊंगा। आपको अलग से कोर्स करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो कोर्स को बनाने वाला, कानून को बनाने वाला आपके सामने है। आई वॉज वन ऑफ दोज पीपल जिसने उस कानून को लिखा था। तो मैं आपको वो तत्व बताऊंगा जो, अगर आप उन तत्वों को पकड़ लेंगे और अपने प्रोजेक्ट्स में उनको पिरो देंगे, आपको समझ लीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ, जो मैं आपको तत्व दूंगा उसको आपको अपने काम में पिरोना है, इस तरह से कि जो आप प्रोजेक्ट प्रपोजल बनाते हैं उसकी भाषा में, उसके लफ्जों में भी कानूनन शब्द आने शुरू हो जाएं। तो जब डोनर उसको देखता है तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। मैं बहुत सारे प्रोजेक्ट इवेल्युएट करता हूँ और मैं देखता हूँ कि जो एनजीओ प्रपोजल दे रहे हैं वो लकीर की फकीर की तरह कुछ लिखे चले जा रहे हैं, लिखे चले जा रहे हैं। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि आप पढ़ के आए हैं क्या? तो आप कह तो रहे हैं कि आप बच्चों को पढ़ाएंगे, लेकिन आपको खुद ही पढ़ने से परहेज है। तो आपको मैं कैसे यकीन करूं कि आप बच्चों को पढ़ा पाएंगे? तो वी विल फोकस ऑन दैट है। तो बिफोर वी स्टार्ट, किसी का कोई और पॉइंट है, एनीबडी एल्स जिसने कुछ नहीं बोला हो? कांति नंदन आप बैठी हुई हैं, और आलोक हो गया, 2 आलोक लोग हो गए। एक बिहार डेवलपमेंट कलेक्टिव में से जो आप हैं, आपका नाम नहीं दिख रहा है मुझे, आपका क्या नाम है? सर नमस्ते, मेरा नाम संतोष है। हम्म, आप संतोष किसी एनजीओ से हैं या आप मेन पूरे कलेक्टिव को चलाते हैं? सर मैं कलेक्टिव के लिए ही काम करता हूँ, पूरे कलेक्टिव से मेरी बात होती है। नहीं नहीं, बहुत अच्छा। तो आप तो बिल्कुल उसके वो जड़ के सूत्रधार हैं, मतलब आप हैं। यस सर, तो कह सकते हैं। आपको कानून के बारे में पता है, या आप भी सेक्टर से हैं? सोशल, क्या नाम क्या आपने बताया अपना? संतोष नाम है सर मेरा। संतोष। संतोष, तो संतोष आप फुल टाइमर हैं मतलब बीडीसी को देखने के लिए? यस सर। और बीडीसी खुद भी एक रजिस्टर्ड एनजीओ है मनीष? सर हम लोगों ने तो कलेक्टिव शुरू हुआ 2019 में। 2022 में चूंकि हम जो मीटिंग करते हैं उसमें खर्चे होते हैं, कुछ किसी से छोटा बहुत चंदा लेना है अपने काम करने के लिए, तो हम लोगों ने बीडीसी इम्पैक्ट फाउंडेशन करके एक सेक्शन 8 कंपनी रजिस्टर किया है। और उसके सेक्रेटरिएट में संतोष बैठते हैं जो ऑपरेशनल चीजों को देखते हैं। और उसमें हमारे कई डायरेक्टर हैं, 4 डायरेक्टर हैं उसमें। आलोक सिंह जो है नालंदा चैरिटेबल फाउंडेशन से, तो एनसीएफ इज ऑल्सो अ डोनर इटसेल्फ। जैसे आईएच की एक क्रेडिबल डोनर एनसीएफ है बिहार में, कुछ 17 संस्थाओं को फंड करती है एनसीएफ। और आलोक खुद भी इस कलेक्टिव के हिस्से हैं वो। नहीं बहुत अच्छा, क्योंकि अगर आपकी सेक्शन 8 संस्था है तो वो भी एक माध्यम बन सकती है एनजीओ की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए बिहार के लिए। तो ये भी नोट करें कहीं पर, जो भी आप संतोष, आप अगर सूत्रधार हैं तो मैं आपके नोट भी आप ही को ज्यादा से ज्यादा बनाने पड़ेंगे। तो एक आप हो जाएंगे मेरे वॉलंटियर, एक संतोष और एक अंशु। आप 2 लोग मेरे संग रहिएगा थोड़ा, जब आप ग्रुप बनेगा तो ये बहुत जरूरी है कि सेक्शन 8 के अगर ऑब्जेक्टिव में कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग जैसी चीजें अगर डाली गई हैं, तो अगर सीएसआर, इसका भी फॉर्म सीएसआर 112 एटीजी ले रखा है आप लोगों ने मनीष? यस सर। यस सर। हम लोग कोशिश ये भी कर सकते हैं कि कैसे इसके अंदर कुछ फंडिंग आए जिसके बेसिस पे बाकियों की ट्रेनिंग हो सीएसआर को लेके, और वहां पर फिर हमारी टीम भी प्रोफेशनली आ सकती है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर कहीं से फंड्स आएंगी, हम सब मिलके लेके आते हैं और फिर हम लोग टीम प्रोफेशनली करेंगे, तब हम उस टीम को पेमेंट देंगे। तब तक हम सब लोग निःशुल्क करेंगे काम, क्योंकि पहले आना तो शुरू हो। लेकिन हम पहले से ही अगर बहुत सारी कंडीशन रख देंगे तो फिर तो वो गलत हो जाएगी। ठीक, तो हमारी कोशिश ये भी होनी चाहिए
कि बीडीसी अगर आपका वो व्हीकल बन जाए जो कि पॉलिसी पेपर भी लेके आए और उस पॉलिसी को रोल आउट करने की वो क्षमता और एक विल पावर भी दिखाए, और उसको फिर हम आगे बढ़ने की स्ट्रैटेजी को भी सामने रखें जब हम लोग वो डायलॉग करेंगे मनीष। क्योंकि जो डायलॉग होगा मनीष, वो सकारात्मक तभी होगा कि जब हमारा एक सामने का रोड मैप भी सामने प्रेजेंट करें हम। तो अभी से लेके नवंबर तक हमारा एक स्ट्रैटेजी पेपर होना चाहिए, सीएसआर को लेके फंडिंग कैसे बढ़े, हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग को लेके कुछ सेशन हो जाने चाहिए, और हमारा एक रोल आउट मैप भी तैयार होना चाहिए बिहार में सीएसआर को लाने के लिए। और मैं आप सबको एक चीज ये बोल दूं, जैसे मोदी जी से भी कुछ थोड़े थोड़े आइडियाज मिलते रहते हैं कि जैसे अगले 5 सालों में अगर आज बिहार में 5% सीएसआर फंडिंग जाती है, जरा गूगल में जरा चेक करके देखते, कोई मुझे बता दे अंशु, जरा अगर आप गूगल करके देखें कि कितना परसेंटेज, 35,000 करोड़ 1%, है। 1% of total 34,900 something crore तो rupees, 1% has been utilized. 35,000 करोड़ का 1% कितना हुआ? 350। Yeah, near about. हाँ, तो 350 करोड़ केवल जा रहा है बिहार में। अब एचसीएल फाउंडेशन की खुद की बजट 300 करोड़ है, आप समझ लीजिए। तो और 25,000 कंपनियां हैं जो सीएसआर कर रही हैं, और बिहार में हिंदुस्तान के सबसे इंटेलिजेंट लोग बैठे हुए हैं, और जिसमें से आप सामने बैठे हुए हैं आप। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। एंड दैट इज वेयर आई थिंक कलेक्टिव की जो स्ट्रैटेजी है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। हम लोग काफी कुछ डेटा पे काम भी करेंगे मनीष, कि जो डेटा एनालिसिस है कि जो सीएसआर का पैसा का 1% ही अगर आ रहा है, तो क्या हम एक टारगेट सेट करें अपने सामने कि अगले 5 सालों में बिहार डेवलपमेंट कलेक्टिव जो है कितना सीएसआर फैसिलिटेट करा सकता है बिहार में। लेट अस पुट सम टारगेट ऑल्सो, कि थोड़ा सोच के आप लोग मुझे बताइएगा उसी ग्रुप में। मैं ये बोलना चाहूंगा कि अगर आज 1% है, तो अगर हम अगले 5 सालों में उसको 5 से 10% पे ले जाने की कोशिश करें, या 5% को बहुत मुश्किल है, 1 से 2 जाना भी बहुत मुश्किल है, तो क्या हम 5% रखें सीएसआर का, क्या हम 10% रखें? हम ये भी देखें एन अंशु, हिंदुस्तान की पॉपुलेशन की कितनी परसेंट पॉपुलेशन बिहार की है, जरा ये बताइए, और दोनों की परसेंटेजेस को मिलाइए थोड़ा। हम लोग सर लगभग 10% है, तो 10% भागीदारी हमारी होनी चाहिए। हाँ, तो ये आप पैमाना बनाइए कि जितनी परसेंटेज बिहार की पॉपुलेशन है हिंदुस्तान की, उतना परसेंटेज सीएसआर का कंट्रीब्यूशन बिहार में आना चाहिए। ये आपका अगर कुछ एक टारगेट लेके चलेंगे कलेक्टिव से, तो फिर हम लोग एक बहुत ही क्लियर कट स्ट्रैटेजी बनाएंगे, जो नोट बनाएंगे मैं आपको गाइड करूंगा उसमें। और उस स्ट्रैटेजी नोट में हम बड़ी बड़ी जो ये टेक्नोलॉजी की कंपनियां हैं और बहुत सारी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां, इनका भी डेटा लेके आएंगे आपके साथ में। csr.gov.in करके वेबसाइट आप लोगों ने देखी होगी, csr.gov.in, उसको लेके भी हम लोग देखेंगे कि कहाँ से हम लोग इन चीजों को मजबूती कर सकते हैं। तो ठीक है, ये सब पॉइंटर्स लिख लिए जाए मनीष, और जब इस कॉल खत्म हो गया और ग्रुप बना दिया जाएगा। ग्रुप कब तक बन जाएगा अंशु और संतोष? इस कॉल को, ये कॉल हमारी 6 बजे खत्म होगी, उसके कितने घंटे कितने मिनट के बाद आपको व्हाट्सएप ग्रुप बन जाएगा? संतोष आप बताएं। सर विद इन 10 मिनट आज हम बन ग्रुप जाए। बना लेंगे। विद इन 10 मिनट है, तो एक अलर्टनेस हमें बहुत रखनी पड़ेगी, क्योंकि मैं थोड़ा सा बहुत फुर्ती में काम करता हूँ, और अगर आज मनीष जी ने यहाँ बुलाया है तो फिर उससे फिर पीछे नहीं रुकना है बिहार के लिए। तो नाउ आई थिंक हम 5:20 पे आ गए। आई विल ओवर द नेक्स्ट 30 मिनट्स टेल यू अबाउट ये सीएसआर हुआ कैसे, और आप लोगों को मैं अगले 30 मिनट्स में थोड़ा तो प्रेजेंटेशन भी दिखाऊंगा, पर मैं बहुत ज्यादा बोर नहीं करूंगा प्रेजेंटेशन में। मैं आपको इसका आधार क्या है, तो देखिए 1990s में मनमोहन सिंह जो थे वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, मोंटेक सिंह अहलूवालिया थे वाइस चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन, एंड नरसिम्हा राव वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। और आप सबको पता होगा, जो कि उस पुराने थोड़े से जनरेशन के, लिबरलाइजेशन हिंदुस्तान में 1990-91 में आया, जिसमें कि इंस्पेक्टर राज को हटा के प्राइवेट एंटरप्राइज को प्रमोट किया गया। तो जरा नोट करें अपनी डायरीज में, ये शुरुआत थी शेयर होल्डर वैल्यू की बढ़ने की। हिंदुस्तान में शेयर होल्डर वैल्यू जो बढ़ी, और मैं जो आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगा मनीष और बाकी सब, उन कोर वर्ड्स को नोट करिएगा और उनको कोरिलेट करिएगा बिहार की कहानी से भी, क्योंकि जो स्ट्रैटेजी नोट हम बनाएंगे उसमें ये सब एलिमेंट्स अगर जुड़ेंगे तो वो कहानी मजबूत बनेगी। तो 1990 से ये जो स्ट्रैटेजी बनी, और ये सॉरी इंस्पेक्टर राज हटा, तो जो प्राइवेट कंपनियां थी उन्होंने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस देनी शुरू कर दी। यानी कि शेयर होल्डर वैल्यू, अगर आप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के आप शेयर इंडेक्स को देखिए, 1990 ऑनवर्ड बीएसई सेंसेक्स और आपका एनएससी का जो आपका क्या 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 बोलते हैं उसको, इंडिया वाले का क्या, एनएससी वाले इंडेक्स का भी एक नाम है वो, अगर आप देखेंगे तो ग्रो कैसे किया। आज हम 80,000 प्लस पे हैं बीएसई सेंसेक्स पे। तो
लेकिन गवर्नमेंट के प्रोग्राम जो कि टैक्स पेयर मनी से चलते हैं, तो हम लोग दो चीजों पे बात कर रहे हैं यहाँ, शेयर होल्डर मनी एंड टैक्स पेयर मनी। इन दोनों को लिख लीजिए आप हेडिंग। टैक्स पेयर मनी से सरकार की स्कीमें चलती हैं, वेलफेयर स्कीम, और शेयर होल्डर मनी का सबसेट है सीएसआर। सीएसआर इज द सबसेट ऑफ शेयर होल्डर मनी। अब अगर जो कंपनियों ने इतना प्रॉफिट कमाया और उनकी जो तीन एलिमेंट थे जो सबसे मजबूत थे, वो थे टेक्नोलॉजी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड इनोवेशन। टेक्नोलॉजी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और इनोवेशन, ये तीन बहुत बड़े कारण थे प्राइवेट सेक्टर की ग्रोथ के लिए, जो कि डिस्कशन आया गवर्नमेंट में और डेवलपमेंट सेक्टर लोगों में कि क्या कुछ किया जा सकता है क्या हिंदुस्तान के टैक्स पेयर मनी को बेहतर आउटकम लाने के लिए। अगर शेयर होल्डर मनी बेहतर आउटकम ला सकता है और दोनों तरफ हिंदुस्तानी ही बैठे हुए हैं, तो कैसे दोनों की जुगलबंदी कराई जाए, शेयर होल्डर मनी और टैक्स पेयर मनी की। तो घूम फिर के जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है सीएसआर के साथ में, वो इन दोनों की जुगलबंदी होनी चाहिए कि कैसे ये 2% इस 100% टैक्स पेयर मनी के काम को कैटलाइज कर सके। तो मैं बहुत बार बोलता हूँ कि सीएसआर शुड बी लाइक अ सर्जिकल स्ट्राइक ऑन द डेवलपमेंट सेक्टर, कि वो 2 रुपए से 100 रुपए जो 100, क्योंकि 100 रुपए का 10 ही रुपए पहुंचता था एक जमाने में, जो राजीव गांधी कहते थे। तो अगर वो 100 का 102 रुपए हो जाए और नीचे 90 रुपए पहुंच जाए इसकी वजह से, तो बारे न्यारे हो जाएगा। तो जो हमारा प्रोजेक्ट राइटिंग है, वो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है सीएसआर। प्रोजेक्ट राइटिंग, प्रपोजल राइटिंग, डीपीआर जिसको आप कहते हैं। और अगर उसको लिखने में आपने ये सोचा, और मैं आपको एक वीडियो भी दिखाऊंगा जो हमारा कश्मीर का प्रोजेक्ट है एज अ केस स्टडी, वो मैं आखिर में दिखाऊंगा कि कैसे हमने कश्मीर में ओएनजीसी के 16 लाख रुपए से एक प्रोजेक्ट शुरू किया, और वहां पर आतंकवाद को काउंटर करने के लिए आर्मी ने कितना बड़ा उसको इस्तेमाल किया, और एंड ऑल ऑफ दैट कंट्रीब्यूटेड इवेंचुअली टू अ बेटर सिचुएशन इन कश्मीर। हमने बारामूला में किया, और 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया होम मिनिस्टर के हिंदुस्तान के। उसमें सीएसआर का बहुत बड़ा रोल है। तो सीएसआर को जब हम सोचें बिहार के लिए, तो आपको ये सोचना है कि जब मैं वो प्रोजेक्ट लेके जाऊंगा या जाऊंगी, जिस भी प्रोजेक्ट को लेके, गांव में, कम्युनिटी में, गवर्नमेंट स्कूल में, कहीं भी, तो वो ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज लेके आना चाहिए। 1 साल, 2 साल, 5 साल। आपको ये सोच के नहीं जाना है कि मुझे फंडिंग आएगी और मेरी टीम की सैलरी निकलेगी। ये दिमाग से निकालना है। ये बहुत सारे एनजीओ इसी में सीमित रह जाते हैं। आपको ये सोचना है कि 1-1 रुपए से बच्चे की जिंदगी कैसे बदलेगी, 1-1 रुपए से नौजवान को नौकरी कैसे मिलेगी, 1-1 रुपए से हरियाली कैसे बढ़ेगी, 1-1 रुपए से जल संरक्षण कैसे बढ़ेगा, 1-1 रुपए से कैसे सर्वांगीण विकास होगा इस क्षेत्र का। इसके बारे में हमारी सोच बहुत प्रबल होनी चाहिए, और ये प्रबलता जो है वो आपके प्रपोजल में दृष्टिकोतित होनी चाहिए। वो उसकी एक दृष्टि मिलनी चाहिए इवेल्युएटर को। ये इनकी सोच में ये आ रहा है। तो ये जो 90s का पीरियड था, इसी दौरान आप कॉर्पोरेट का एक एक्ट होता था, कंपनीज एक्ट ऑफ 1956, वो भी लिख लीजिए, कंपनीज एक्ट ऑफ 1956। तो जब लिबरलाइजेशन हुआ 91 में, तो ये भी सोचा कि भैया हम पुराने कंपनीज के कानून को भी तो बदलें। उसके बदले में आया कंपनीज बिल 2011 अमेंडमेंट बिल, फिर वो बना कंपनीज बिल 2012, और वो अंततोगत्वा बना कंपनीज एक्ट ऑफ 2013। और उसी में एक नया सेक्शन लेके आ गए, सेक्शन 135। तो हमारा जो सीएसआर का सेक्शन है उसका नाम है कंपनी सेक्शन 135 कंपनीज एक्ट 2013। ये आप लोग नोट्स में बताएंगे संतोष और अंशु, ठीक है? आप लोग इस वीडियो को देख के पूरा नोट भी बनाएंगे सेशन का, और आप गूगल में शेयर करेंगे व्हाट्सएप ग्रुप में, क्योंकि तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए, अगर हम लोग ये बात कह रहे हैं कि बिहार में हमें ग्रोथ करनी है, तो कमर तो टूटेगी, उसके लिए तैयार हो जाइए। अगर आपने मुझे यहाँ बुलाने की गलती कर ली है, तो फिर अब आपको भुगतना भी पड़ेगा थोड़ा। सर बिल्कुल तैयार है सर, आपके साथ बिल्कुल दौड़ लगाएंगे। और हम लोग सर, हम मैं थोड़ा सा टफ टास्क मास्टर हूँ मनीष, क्योंकि मुझसे लोग थोड़े घबराने लगते हैं, और मैं क्योंकि टीचर भी रहता हूँ, तो मैं फिर, क्योंकि नहीं, बिना डिस्कम्फर्ट के आप ग्रोथ नहीं है कुछ भी। आपको डिस्कम्फर्ट तो क्रिएट करना पड़ेगा। जब हम कंफर्ट जोन में होते हैं, हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इस पूरे नैरेटिव को समझें कि ये जो कानून आया
2000, इसकी शुरुआत हुई है 1 अप्रैल 2014। नोट करें, मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग बहुत सारी डेट याद करते हैं ना, बैटल ऑफ पानीपत याद रखते हैं, ये क्या, या हिंदुस्तान की इंडिपेंडेंस किस दिन हुई, तो हिंदुस्तान का सीएसआर का कानून आया है 1 अप्रैल 2014 से लागू हुआ है। और कानून को लोकसभा राज्यसभा ने बना के और राष्ट्रपति ने ओके किया करीब अगस्त सितंबर 2013 में। और इसका जो सर्कुलर आया जब ये कानून का था, वो था 27 फरवरी 2014 को। हम लोग मिनिस्ट्री में थे उस समय, तो कानून आ गया था 6 महीने पहले, लेकिन वो लागू ही नहीं हो रहा था। और 2014 मई में इलेक्शन आ रहे थे, और उसी इलेक्शन में मोदी जी आ गए थे, फिर यूपीए आ गई थी, हट गई थी, और एनडीए आ गए। तो हमने कहा भास्कर चैटर्जी सर से कि सर, अब तो अगर ये कानून रोल आउट नहीं हुआ और फिर सरकार बदलेगी तो पता नहीं क्या होगा, तो बिल तो ऐसे ही रह जाएगा। तो 27 फरवरी 2014 लिखिए आप, उस दिन ये सर्कुलर आया कि 1 अप्रैल 2014 से ये शुरू हो जाए। अब आप देखिए ऊपर वाले का क्या आशीर्वाद था इस महान देश के लिए कि 27 फरवरी जो है ये वर्ल्ड एनजीओ डे भी है। अच्छा। और एक और अकस्मात बोलिए, मतलब मैं यॉर्स ट्रूली जो आपके सामने इस समय बोल रहे हैं, 27 फरवरी 1970 को हम भी इस धरती पे पैदा हुए। क्या बात है। अब ये इसको क्या बोलेंगे, ये क्या बोलेंगे, 27 फरवरी इज माई बर्थडे। तो जिस दिन ये आया, मैं मिनिस्ट्री में था, तो हम लोग का वो सर ने, सर सबकी बर्थडे केक काटते थे, तो मैं भी एक स्टाफ में था, तो मेरे लिए भी बर्थडे केक आया हुआ था। तो सर ने कहा, निखिल हैप्पी बर्थडे टू यू, हमने आपके लिए केक मंगाया है। तो जब केक काटने लगे तो सर ने केक के सामने कागज रखा हुआ था। मैंने कहा सर कोई प्रमोशन दे दिया, पता नहीं कोई सैलरी बढ़ा दी मेरी, क्या किया। सर ने कहा कि सैलरी नहीं बढ़ाई है, तुम सबकी जिंदगी के लिए फंडिंग का इलाज हो गया है। मैंने कहा क्या हुआ सर, मैंने कहा कागज पढ़ो जरा। तो पूरी हम लोग सब खड़े थे, मेरी टीम भी थी, बाकी और डिपार्टमेंट हेड भी थे। उसने कहा कि सीएसआर का कानून जो है 1 अप्रैल 2014 से लागू होगा। मैं वो सर्कुलर भी आपसे शेयर करूंगा व्हाट्सएप में, जो भी आप संतोष आप बनाएंगे व्हाट्सएप ग्रुप, को 27 फरवरी का है। तो ये सब इसलिए बहुत मार्मिक है क्योंकि हमें समझना है कि अगर हम बिहार में वो चेंज लाना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं हमें इन सब चीजों को समझ के इसको अप्रिशिएट करना है। तो अब जब ये कानून शुरू हो गया, अब इसके रूल्स आए और सबकी ट्रेनिंग्स की गई, और उसमें आईआईसीए का बहुत बड़ा योगदान था, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का। उसमें मैं खुद भी था और हमारी टीम में और भी लोग थे। मैं भी, हम लोग के 4 वर्टिकल थे, गायत्री थी हमारी, सुब्रमण्यम, एक चेतना थी, एक मैं था, एक मुकेश कुमार थे। हम चारों जो वर्टिकल हेड थे और हम डॉक्टर चैटर्जी को रिपोर्ट करते थे। इसका संस्था का नाम था नेशनल फाउंडेशन फॉर सीएसआर। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंतर्गत थी, और इसी ने कानून को बनाने में योगदान रखा, इसी ने इसको रोल आउट करने का काम किया। तो मैं आपको जो चीजें बता रहा हूँ ये बहुत अंदर की चीजें हैं, जो अगर हम, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ क्योंकि जब हम बिहार की स्ट्रैटेजी बनाएंगे सीएसआर की, अगर हमें इन चीजों को, तत्वों को हम डालेंगे बिहार को लेके, और क्यों नहीं पैसा आ रहा है और क्या नीड है, जमीन पे नीड इतनी है लेकिन पैसा 1% आ रहा है आप कह रहे हैं, और डोनर कह रहा है नीड असेसमेंट लेके आओ। तो आपकी इतनी बड़ी नीड है लेकिन फिर भी 1 रुपया जा रहा है 100 रुपए में, तो क्या हो रहा है इसका मतलब। तो वेयर आर वी गोइंग रॉन्ग शुड ऑल्सो बी पार्ट ऑफ द स्ट्रैटेजी पेपर मनीष। इसको भी आप लोग लिखिए, क्योंकि आप लोग ग्राउंड के लोग हैं, मैं देखना, मैं सुनना चाहूंगा आपसे कि व्हाट हैज गॉन रॉन्ग, एंड डोंट जस्ट टॉक अबाउट पॉलिटिक्स, यू नो, देयर इज 100% बहुत सारे और लैकिंग नहीं होंगे डेवलपमेंट सेक्टर की, मुझे लगता है। और आप उनको भी सामने लेके आइएगा इन अ पॉजिटिव वे, ताकि हम लोग ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग जो करेंगे बिहार के एनजीओ की कलेक्टिव के थ्रू आपके, उसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मिलेगा। तो ये जब कानून आ गया, इसका रोल आउट शुरू हो गया, अब तो फिर 14 साल हो गए हैं, इसके 12 साल हो गए हैं, और अभी तक करीब 2 लाख करोड़ रुपए खर्च हुआ है। इसको भी आप नोट कर लीजिए, अभी तक जो पूरा खर्चा है करीब 2 लाख करोड़ का है, जो सीएसआर का खर्चा हुआ है। और ये बढ़ता ही जा रहा है। इस साल 35,000 करोड़ 34 समथिंग हुआ है, 23-24 में, 24-25 का अभी डेटा आया नहीं है। तो अब हम एक और चीज बोलेंगे। अब आप 4-5 डिब्बे बना लीजिए, मैं आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ दे रहा हूँ, पूरा कानून 5 बॉक्सेस बना लीजिए, बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3, बॉक्स 4, बॉक्स 5। बॉक्स 1 में लिख दीजिए इंडियन पार्लियामेंट, बॉक्स 2 में लिख दीजिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, बॉक्स 3 में लिखिए कॉर्पोरेट इंडिया, बॉक्स 4 में लिखिए एनजीओ सेक्टर, और बॉक्स 5 में लिखिए कम्युनिटी एंड एनवायरमेंट। तो बॉक्स 1 में आप लिखिए सेक्शन 135 कंपनीज एक्ट 2013, मतलब सीएसआर का कानून जो है वो पार्लियामेंट से निकला, हमारी डेमोक्रेसी की एक वो का प्रतिबिंब है, क्योंकि कम्युनिटी जो हमारे जनप्रतिनिधि को इलेक्ट करती है वही वो कानून जाके बनाते हैं लोकसभा राज्यसभा।
बॉक्स 2 में लिखिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, MCA ओब्लिक IICA। इसमें आपका आता है CSR रूल्स एंड रेगुलेशन, जिनकी शुरुआत हुई है 1 अप्रैल 2014 से, जो मैंने अभी आपको बताया, ये बॉक्स नंबर 2 में आता है। तो हमारे देश में एक पार्लियामेंट है, एक MCA है, मिनिस्ट्री ऑफ, ऐसे अगर आप NEP 2020 लेंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन करती है वो काम। तो हर एक कानून को रोल आउट करने के लिए एक नोडल मिनिस्ट्री है, उसमें CSR की नोडल मिनिस्ट्री है MCA, और उसका जो थिंक टैंक है वो है IICA, जिसमें मैं भी मौजूद था। अब नंबर 3 में आती है 25 से 30 हजार कंपनियां जो कि CSR के कानून के दायरे में आती हैं, वो भी लिख लीजिए बॉक्स नंबर 3 में। संतोष और अंशु आप लोग लिख रहे हैं ना? आपको बॉक्सेस बना के शेयर करना है पूरा फ्लो चार्ट में। बॉक्स नंबर 4 में आते हैं हिंदुस्तान के 3 मिलियन NGOs, 30 लाख NGOs हैं हिंदुस्तान में, जिनमें से 4 लाख प्लस दर्पण पोर्टल पे रजिस्टर्ड हैं, जो कि मैंडेटरी है RBI के रूप में, और उसमें से करीब 16,000 NGO हैं जिनको XCRA मिला हुआ है। तो ये 4 लाख NGOs हैं जिनके पास दर्पण है, वो ही मिलके ये 35,000 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं? मैं डेटा को थोड़ा जोड़ के दिखा रहा हूं आप लोगों को। उसमें जरा बिहार में कितने NGOs हैं इनमें से जरा पता करके लिखिएगा अंशु और संतोष, कि 4.25 लाख जो दर्पण पे हैं उसमें बिहार में कितने NGOs हैं रजिस्टर्ड। क्योंकि अगर आप दर्पण पे नहीं है तो आप CSR के गेम के बाहर हैं, वो मैंडेटरी है RBI की तरफ। और 5वें में आ जाता है कम्युनिटी, जिसके लिए पैसा जा रहा है। तो जिसने कानून बनाया नंबर 1 से, वो बनाया किसके लिए? कम्युनिटी में, कम्युनिटी के लिए। और वही कम्युनिटी अगले इलेक्शन में उन्हीं को चूज करती है जो नंबर 1 वाले बॉक्स पे जाते हैं। यही डेमोक्रेसी का डांस है, द डांस ऑफ डेमोक्रेसी यही है पूरी। अगर हम डेवलपमेंट को समझ लें, इस पूरे स्ट्रक्चर को समझ लें, अब आप सबके सब बिहार डेवलपमेंट कलेक्टिव जो है वो बॉक्स नंबर कौन से पे आता है? 5वें में, 5th में सर। नहीं, 4थे में। NGO आप लोग 4थे में आते हैं। तो इसलिए आपका रोल क्या है, मैं आपको ये क्यों स्ट्रक्चर बता रहा हूं। आप जो हैं, अगर आप 4थे नंबर पे हैं और आप 5वें नंबर पे आप पैसा लाना चाहते हैं, जो कम्युनिटी है बिहार की, तो वो पैसा आना है 3रे नंबर से, कॉर्पोरेट से। आप समझ गए? आप नंबर 1 को नहीं बदल सकते हैं। उसको बदलने के लिए आपको, मनीष, आपको और बाकियों को अगला मुख्यमंत्री बनना पड़ सकता है या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना पड़ सकता है, तब आप जाएंगे पार्लियामेंट में। आप 1 में जाने का तो इरादा नहीं है मुझे लगता है। अगर हो तो अच्छी बात है, तो और भी आसान हो जाएगा काम आपके लिए। नंबर 2 पे आप लोग UPSC की परीक्षा नहीं दे रहे होंगे, नहीं तो आप IAS अफसर बन सकते हैं, और आप मिनिस्ट्री में आप सेक्रेटरी बन जाएंगे एक दिन, वो भी शायद अभी जल्दी नहीं करने वाले हैं आप। तो आपके हिटिंग टारगेट कौन है? आपका हिटिंग टारगेट कौन है? नंबर 3 एंड नंबर 5। आप लोग समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? सूर्य, आर यू गेटिंग एन अंडरस्टैंडिंग? एब्सोल्युटली गेटिंग अ पॉइंट। हमको इनसे एक्सपेक्टेशन है और इनसे फॉलो अप करना है विद द कंपनीज, एंड अल्टीमेटली कंपनीज को भी क्या लगा हुआ, कंपनीज को भी ये है कि भाई आपने कम्युनिटी के लिए क्या काम किया, हाउ इज द वर्क ट्रांसलेटिंग इन द कम्युनिटी, दैट इज समथिंग। जब हम CSR डायलॉग करेंगे बिहार के लिए, तो आप कर रहे हैं BDC, मतलब नंबर 4 वाले बॉक्स पे। उसमें कम्युनिटी रिप्रेजेंटेशन भी लाइएगा 5 से, 3 से कंपनियों को बुलाएंगे, 2 से मिनिस्ट्री से भी बुलाएंगे, और अगर हो सकेगा तो उस क्षेत्र के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और MLO को भी बुलाइए बॉक्स नंबर 1 से। कि जब जनप्रतिनिधि जो MP लैड फंड से काम करता है, जो कि टैक्स पेयर मनी से है, वो भी चाहता है कि CSR का पैसा उसके क्षेत्र में आए, लेकिन वो भी CSR के कानून को नहीं जानता है। वो कह रहा है मुझे CSR का ले आइए। ONGC को, मैं ONGC को भी गाइड करता हूँ, उनकी 900 करोड़ बजट है, आए दिन उनके पास फाइलें भरी रहती है कि साहब हमें इतना पैसा दे दीजिए, ये मंत्री की चिट्ठी, ये मिनिस्टर की चिट्ठी। तो बहुत बार वो मुझे भी बुलाते हैं बताने के लिए, निखिल जी जरा बताइए कि कैसे क्या जवाब दें कि ये मुसीबत टले। तो फिर वो कुछ ऐसा सवाल का जवाब देते हैं कि चेयरमैन खुद ही कहता है मंत्री जी के ऑफिस में कि भैया प्रोजेक्ट प्रपोजल तो भिजवाइए, कोई ढंग के NGO को तो बताइए किसको दें। वो जिस NGO को भेजते हैं वो पता चला वो दर्पण पोर्टल पे ही नहीं है, उसके ऊपर एक विजिलेंस चल रही है, उसके ऊपर एक इनकम टैक्स की रेट चल रही है, तो वो पैसा कैसे देगा ONGC वाला? यही तो पूरा गेम है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसीलिए तो वो 1% पे अटका हुआ है आपका। आप 1% पे क्यों अटके हुए जब इतने प्रतिभाशाली आप लोग बैठे हुए हैं बिहार में? देयर इज समथिंग व्हिच इज गोइंग रॉन्ग, व्हिच आई एम ट्राइंग टू टेल ऑल ऑफ यू ओवर हियर। तो हमारी पूरी स्ट्रैटेजी इसी चीज पे बननी है,
और ये जो पांचों का जो फ्लो है ये आप लोग बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिए। और इसमें जो सीएसआर का पूरा रोल है, जो कानून है, वो नंबर 3 पे लागू होता है। लिख लीजिए, नंबर 3 पे सीएसआर का कानून लागू होता है। सेक्शन 135 इज मेंट फॉर कंपनीज एंड नॉट फॉर एनजीओ। आप पे लागू होता है 12A ATG फॉर्म CSR1। आप चौथे बॉक्स में लिख लीजिए 12A ATG फॉर्म CSR1। एंड बिफोर आई फॉरगेट, 30 सितंबर के पहले 12A ATG का रिन्यूअल भर दीजिएगा। 5 साल पूरे हो रहे हैं, नहीं तो आप लोग बाहर हो जाएंगे। 1% से शून्य पे आ जाएगा बिहार। उसको तुरंत भर दीजिए। अपने सीएस को बताइए कि बिफोर 30 सितंबर टू प्लीज फाइल द एप्लीकेशन फॉर 12A एंड ATG। सो अब ये जो बॉक्स नंबर 3 है, इसकी कहानी है जो कि सीएसआर है, और जिसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा कुछ एक प्रेजेंटेशन के रूप में शेयर करना चाह रहा हूं। अगर आपको मेरा स्क्रीन शेयर दिख रहा है क्या? दिख रहा है सर, दिख रहा है। तो मैं आपको कुछ थोड़ा सा दिखाऊंगा सो दैट वी स्टार्ट काइंड ऑफ। ये मेरा 1 मिनट। स्लाइड शेयर कहां से शुरू होगा? स्लाइड शो फ्रॉम बिगिनिंग। अब आपको दिख रहा है स्लाइड शो? यस यस। तो ये देखिए, ये मैंने बनाया है पीपीटी, और इसको मैं बताता भी जाऊंगा। तो ये देखिए पूरी ट्रैजेक्टरी है सीएसआर की 2013 से 2025-26 तक। तो ये इनेक्टमेंट हुआ देखिए 2014 में इसका कानून आया जो मैंने आपको बताया, ठीक है। 2015 और 18 में हाई पावर कमिटीज व सेटअप, यही वाला है जो मैंने आपको सिंपोजियम में भी दिखाया था मनीष, ये आपको भेजा हुआ भी है। यही मैं हर जगह पढ़ाता हूँ, उस ऑडियंस बदलती है तो उसी हिसाब से इसको ढाल देता हूँ। अब जैसे एनसीईआरटी की जो 5 की किताबें होगी, 5वीं क्लास की जो एनसीईआरटी की किताब है, वो अलग अलग ऑडियंस के लिए नहीं बदलेगी, किताब वही रहेगी, सिलेबस वही है मेरा पर मैं अपने स्टूडेंट्स को देख के उसको अलग ढंग से पढ़ाता रहता हूँ। तो 19 में देखिए एक और हाई लेवल कमेटी बैठी और 21 में अमेंडमेंट आया है, जो कि मैं आपको पढ़ाऊंगा उस क्लास में, थोड़ा उसका आइडिया भी दूंगा। 25-26 में 10 साल से ज्यादा हो गए हैं, जिसमें अगर आप देखेंगे कि इसमें ये बहुत मेजर एक चीज हो रही है कि मेजर चेंजेस आर नाउ बीइंग एक्सपेक्टेड फ्रॉम दी एनसी। सर आपको नीचे येलो में दिख रहा है क्या, जो मैंने दिखा रखा है येलो में? ये बहुत इंपॉर्टेंट है सो दैट एवरीबडी अंडरस्टैंड कि जो कानून का जो गेम है वो चेंज भी हो रहा है, और इसको चेंज कंप्लायंस विद इंपैक्ट इज गेटिंग टाइटर एज यू सी। ये एक मैंने फ्लो चार्ट दिखा दिया। ये अगर आप जैसे ग्रुप बनाएंगे मैं ग्रुप में शेयर कर लूंगा मनीष सबसे व्हाट्सएप ग्रुप। अब आप ये देखिए अगला, ये बेसिकली सीएसआर का पूरा विहंगम दृश्य है। अगर आप बाईं तरफ देखें तो 500 करोड़ नेटवर्थ, 1000 करोड़ टर्नओवर या 5 करोड़ नेट प्रॉफिट इन द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर अगर है तो आपको ऊपर वाले में you then become eligible for CSR at least 2% of average net profit of the immediately preceding 3 financial year। आपको बजट बनानी पड़ती है अगले साल के लिए। ये मैं जो आपसे अलग क्लास लूंगा उसमें पढ़ाऊंगा, अभी मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। अब आप राइट साइड टॉप में देखेंगे तो सीएसआर जो है 1 अप्रैल 2014 से इट हैज बिकम अ बोर्ड लेवल एक्टिविटी। पहले इट वाज नॉट अ बोर्ड लेवल एक्टिविटी। तो देखिए सीएसआर कमेटी का रोल आता है, जिसकी राइट साइड पे दिख रहा है। फिर सीएसआर बोर्ड आते हैं। जो कमेटी होती है वो पॉलिसी बनाती है। अब कमेटी क्या है, 10 लोगों के अगर बोर्ड है उसमें से 3 लोगों की कमेटी हो सकती है। वो पॉलिसी बनाते हैं कि सीएसआर का जो 100 करोड़ है या 50 करोड़ है वो कैसे खर्च करना है। और ये जो कमेटी है 3 लोगों की, इसमें 2 डायरेक्टर होते हैं और एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता है। उसके भी कुछ दांव पेच है वो मैं आपको बताऊंगा। ये in a way they are the trustees of this CSR shareholder money of 2%। they have to decide and the board has to approve it। और फिर वो उसको वेबसाइट पे डालते हैं, उसको सबको अवेयर कराते हैं कि ये कंपनी टाटा कंपनी है, ये महिंद्रा कंपनी है, ये बिहार में। तभी मैं कह रहा हूँ, मुझे आप सबको एक और होमवर्क दे रहा हूँ अंशु और संतोष, मुझे बिहार की कंपनी का डेटा चाहिए पूरा। आप मुझे पूरा डेटा निकाल के दिखाइए कि बिहार में कौन कौन सी कंपनियां काम कर रही है, प्राइवेट और पब्लिक। और वो जो कंपनियां काम कर रही है बिहार में, अगर वो बिहार से 1000 करोड़, लाख करोड़, पता नहीं सपोज 100 करोड़ का काम कर रही है बिहार में, तो क्या वो 2 करोड़ डाल रहे हैं बिहार में सीएसआर? तो हमें अलग अलग डेटा कर रहे हैं। हिंदुस्तान की परसेंटेज का बिहार का परसेंटेज क्या है, तो देश की सीएसआर का बिहार में क्या जा रहा है। दूसरा, अगर जो कॉर्पोरेट बिहार से इतना टर्नओवर उठा रहे हैं
उसका कितना परसेंटेज वो बिहार में डाल रहे हैं? आप कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं ना, व्हाट डू यू थिंक? आप अगर मेरे प्रदेश से इतना पैसा उठा रहे हैं तो यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं? तो वो कंपनी बोलेगी कि भाई मैं कैसे खर्चा करूं निखिल पर, उनको तो कानून ही नहीं आता है CSR का, तो फिर निखिल पंचों को जाएंगे। इसीलिए आप जब हम कॉर्पोरेट को बुलाएंगे, बिहार डेवलपमेंट कलेक्टिव शुड बिकम एन एक्सपर्ट ऑन CSR, तो देन यू आर इनवाइट देम विद कॉन्फिडेंस। आई थिंक किसी को म्यूट करना है, कोई आवाज आ रही संतोष प्लीज चेक करो, संतोष भाई। अब आप समझे क्या गेम है ये। अब आप ये भी देखिए, इसमें आगे बढ़ते हैं, ये तरह तरह के एनजीओ हैं। कंपनी वाला नंबर 1 है, जैसे कि एचसीएल फाउंडेशन टाइप हो गए, उन सबको फॉर्म CSR 1 12 ATG होना चाहिए। नंबर 2 में आप सब आते हैं। नंबर 2 के आप काम नहीं करते हैं, नंबर 2 पर आप नंबर 2 बॉक्स में आते हैं। एक्सटर्नल व्हीकल है आप लोग, आपको 3 साल जरूरी है। आपके पास फॉर्म CSR 1 12A और या 2023 होना चाहिए, एंड ATG भी मैंडेटरी है। 3 और 4 में सरकारी और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज आती हैं जिनको CSR मिल सकता है, उनको 12A ATG नहीं चाहिए। और 5 और 6 में थोड़ी ऐसी जगह है जहां पर कॉन्ट्रीब्यूशन जाते हैं। PM केयर टाइप का हो गया नंबर 5, एंड R&D टाइप के कुछ संस्थाएं होंगी नंबर 6 में। ये तरह तरह की अगर आप 1, 2 और 3 देखें, उन सब में मेरा टचिंग है ब्लू कलर का बॉक्स, वो 1860 सोसाइटी, सेक्शन 8 एंड रजिस्टर्ड ट्रस्ट। आपका BDC नंबर 2 में आता है, नंबर 2 वाले बॉक्स में आता है विद नंबर 3 बुलेट, सेक्शन 8। आप समझ गए आप लोग कहां पर पहुंचते हैं? तो आप CSR के लिए एलिजिबल हैं। ये सब शेड्यूल आपको, ये सब तो आप देख लीजिएगा। ये मैं एक बड़ा डिटेल चार्ट बनाता हूँ जिसको कि मैं इसमें की प्रपोजल राइटिंग का ये चार्ट है कि A से E तक पूरा CSR के 100 रुपए कैसे खर्च होते हैं। A इज एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, B इज इम्पैक्ट असेसमेंट का खर्चा, C इज डिजाइनिंग ऑफ CSR प्रोजेक्ट, D इज जो एनजीओ के पास पैसा जा रहा है, और E जो है वो मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन का पैसा है। ये काफी गहरा है, ये मैं पहले सेशन में नहीं बताना चाहूंगा मनीष, अभी हम एक ओवरव्यू रख रहे हैं। अभी मैं आपको NCERT की किताब के पन्ने पलट के दिखा रहा हूँ ताकि आप सिलेबस और करिकुलम समझ लें। अगर हमें परीक्षा में UPSC, बिहार यूपी में सब IAS की परीक्षा देते हैं, तो आज मैं आपको थोड़ा सा उसका पन्ने पलट के करिकुलम दिखा रहा हूँ कि अगर हमें UPSC की परीक्षा में, CSR की परीक्षा में उत्तीर्ण होना है तो ये किताब हमें थोड़ी सी पढ़नी पड़ेगी और इसके कुछ कॉन्सेप्ट को जो हमें मजबूती से समझना पड़ेगा। ये अलग अलग गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हैं, MCA की वेबसाइट है, इसका ये डेटा है, ये आप लोग देख सकते हैं, ये मैं आपको शेयर कर लूंगा। ये अलग अलग कॉर्पोरेट्स हैं। अब आप देखिए HDFC बैंक, टाटा TCS, रिलायंस, ICICI बैंक, इनमें से टॉप में से कितनी कंपनियां जो बिहार में काम कर रही है, कुछ देख के बता सकता है क्या? HDFC बैंक तो जरूर होगा, ICICI बैंक होगा। प्रेजेंस काफी कंपनियों का है। प्रॉब्लम इज दैट, सॉरी मनीष प्लीज। go ahead. मैं बस यही बता रहा था कि प्रेजेंस तो वैसे सभी कंपनियों का है। समस्या ये होती है कि कॉर्पोरेट ऑफिस वहां न हो पाने के कारण समस्या खड़ी होती है कि वो कॉर्पोरेट ऑफिस जहां उनका होता है वो वहां पे उसके आसपास में खर्च करना चाहते हैं। HDFC हो या टाटा कंसल्टेंसी का भी सर्विस वहां इस्तेमाल किया जा रहा है, चाहे वो रिलायंस हो, चाहे ICICI बैंक हो, टाटा स्टील लिमिटेड, ईच एंड एवरी कंपनी आर प्रेजेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अंशु बोल रहे हैं? कौन बोल रहे हैं? अंशु ही बोल रहा हूँ मैं। हाँ, तो ये जो हम स्ट्रैटेजी बनाएंगे अंशु, उसमें ये सब भी नैरेटिव्स आएंगे कि देखो ये अगर कंपनियां यहाँ काम कर रही हैं, तो जैसे अगर ICICI बैंक है तो उनके रीजनल मैनेजर का क्या रोल होता है CSR डिसीजन मेकिंग में, इसको पता किया जाएगा। ये आप लोगों को ग्राउंड पे इसकी इंटेलिजेंस खबर लेके आनी पड़ेगी। रॉ CBI जानकारी जैसे होती है कि किस आधार पर डिसीजन कर रहे हैं, आपके लिए क्यों नहीं प्रोजेक्ट लेके आ पा रहे हैं। जब आप CSR डायलॉग करेंगे, संवाद करेंगे, तो इनको भी आप इन्वाइट करेंगे। आप बोलेंगे भाई साहब आप इतना करोड़ रुपए यहाँ से उठा रहे हैं और आप यहाँ पर दो रुपए भी नहीं डाल रहे हैं, जबकि मैं देखिए मेरी रिक्वायरमेंट इतनी ज्यादा है। अगर आप यहाँ पर ला के इम्पैक्ट जनरेट करेंगे तो आपकी ब्रांड बिल्डिंग कितनी बढ़ सकती है पूरे हिंदुस्तान के लिए, अगर आप बिहार को चेंज करने में मदद करती है। सर एक सवाल मुझे पूछना है निखिल सर। जैसे बैकग्राउंड नॉइज आ रही है, कोई अपने आप को म्यूट कर लें प्लीज। हाँ निखिल सर। हाँ सर, एक्चुअली हमारे जैसे अभी मैंने रिसेंटली फाइनेंशियल ईयर 22-23 का CSR एक्सपेंडिचर का डेटा एक जगह से निकाला हुआ है। तो पूरे इंडिया का जो डेटा है उसमें वो कंपनी वाइज डेटा होता है, किस कंपनी का कितना CSR एक्सपेंडिचर है और किस स्टेट में खर्च किया उन्होंने पैसा, किस प्रोजेक्ट में खर्च किया, किस डोमेन में खर्च किया, यहाँ तक डेटा है। लेकिन वो डेटा हम कहाँ से निकाल सकते हैं कि उस कंपनी ने कहाँ से कितना रेवेन्यू कमाया है, क्योंकि वो तो नहीं होता है मेंशन किया हुआ
कि जैसे रिलायंस ने बिहार से कितना रेवेन्यू कमाया है और महाराष्ट्र से कितना रेवेन्यू कमाया है, ये तो निकालना हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं है। इसमें तो देखो ओवरऑल अंशु, डेटा एक होता है। तो कंपनी की जो एनुअल रिपोर्ट होती है उसको एक तो स्टडी करें। दूसरा, अगर वो कंपनी जो है सॉफ्टवेयर कंपनी नहीं है और अगर उसकी फैक्ट्रीज हैं तो वो तो आपको पता चल जाएगा कि एनटीपीसी की कितनी फैक्ट्री है, एचडीएफसी की कितने रीजनल ऑफिसेज हैं। ये आप थोड़ा ग्राउंड से पता करके देखिए, रिसर्च करके देखिए, कुछ ग्राउंड से भी। जैसे आप जो कलेक्टिव है, आपके जो कलेक्टिव में 40-50 अगर एनजीओ हैं तो बिहार के कितने क्षेत्र को कवर करते हैं आप लोग। तो कहीं ना कहीं से देखिए मनीष, आपको इस कलेक्टिव में एक R&D रिसर्च का एक विंग भी क्रिएट करने की जरूरत है, जो मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि वही तो पॉलिसी को इन्फॉर्म करेगा आपकी। ट्रू। नहीं तो आप जो कागज बनाएंगे वो अगर किसी और की सेकेंडरी इंफॉर्मेशन पे डिपेंडेंट होगा तो वो कैसे बढ़ेगी वो चीज। तो हमारे कलेक्टिव की अप्रोच ये होनी है कि एक हम सेकेंडरी रिसर्च करेंगे, एक हम नीड असेसमेंट कर रहे हैं। आप अपने अपने बेनिफिशियरी से भी पता करिए, वो भी आपके सूत्रधार हैं, वो भी आपके इंफॉर्मर्स हैं कि एचडीएफसी का कहीं पर हो रहा है। ये पूरी कलेक्ट करना पड़ेगा अंशु, आप समझ रहे हैं। इसकी बेसिस पे हम पूरी, मैं ये सब डेटा वेटा क्यों दिखा रहा हूँ आपको, ताकि हम बिहार, मैं आपको कोई थ्योरी क्लास नहीं पढ़ा रहा हूँ। एट द एंड ऑफ द डे अगर मैं आपको समय दे रहा हूँ अपना, तो पर्पज ये है कि आज से 3 से 5 साल में बिहार में 5 से 10% सीएसआर आना चाहिए, नहीं तो हम सब टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना। वेरी फोकस, वेरी आउटकम ओरिएंटेड। Are you all agreeing with me, Manish and everybody? Yes, sir. बिल्कुल सर, complete agreement. तो मैं आपको गाइड करूंगा ना, मैं आपको उसमें गाइड करूंगा, इसलिए मैं आपको बताता जा रहा हूँ कि ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई हम आकाश त्रिशूल मिसाइल नहीं बना रहे हैं यहाँ पर। ये हम लोग एक बहुत बेसिक सिंपल थिंकिंग कर रहे हैं, और किसी सोच को बदलने के लिए हम डेटा को भी इस्तेमाल करेंगे। हम सोच को बदलने के लिए, बल्कि देखिए कितना बढ़िया लाइन निकल के आई, सोच और डेटा। अगर सोच में पूर्वाग्रह है, प्रेजुडिस है, तो क्या डेटा उसको काउंटर कर सकता है क्या? क्योंकि डेटा इज साइंस, डेटा इज फैक्ट, डेटा इज मैथ्स एंड फिजिक्स, एंड बिहार इज नोन फॉर मैथमेटिशियंस, फॉर फिजिशियंस। टू प्रेजेंट योर स्ट्रेंथ ऑन डेटा। Am I right, Surya and Anshu? Some of the most brilliant people in IIT, in so many places, in NIT, my toppers in many branches in mechanical and in computer science, they were all from Bihar. वो ज्यादातर 90% के साथ अमेरिका में बैठे हुए ट्रम्प के साथ में इस समय। तो मैं बोलता हूँ कि भैया हिंदुस्तान लौटो यार, कुछ काम करो अपने क्षेत्र में। हाँ मनीष, आप कुछ कह रहे हैं? सर, वी आर इन कंप्लीट एग्रीमेंट एंड थैंक यू फॉर शोइंग दीज एरियाज। हम इस पे गहराई से काम करेंगे। हम लोगों ने किसी अगले कॉल में विल टेल यू हम लोग कैसे बीडीसी में काम करते हैं। हमने कुछ फंक्शंस बनाए हुए हैं अपने, कौन लोग किन चीजों पे ध्यान देते हैं। हम लोग एक छोटी सी टीम है, जो कुछ लोग एडवोकेसी पे, गवर्नेंस पे, कुछ लोग मीटअप्स पे, कुछ लोग मेंबरशिप पे, सब पे काम करते हैं। तो वी विल टेक दिस अप और हम लोग सर काम करेंगे। आई विल गाइड यू मनीष, आई विल गाइड यू। और आपके जो कुछ छोटे फोकस ग्रुप्स होंगे उनके संग में सेपरेट कॉल्स भी कर सकता हूँ गाइड करने के लिए। और बीच बीच में जैसे आपने, मैंने देखा इन्होंने बना दिया सीएसआर संवाद बिहार करके ग्रुप बन गया आपका। वेरी वेरी गुड, आई एम सीइंग ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप। तो इसको हम आगे बढ़ाने के लिए बहुत प्रोएक्टिव रहेंगे। और मैं आपको डेटा से वही कह रहा हूँ कि डेटा, जैसे बोलते हैं ना, डेटा हैज टू स्पीक। और अगर आप ये परसेंटेजेस दिखाएंगे तो जो कॉर्पोरेट डिसीजन मेकर्स को आप कंपेल करेंगे कि अगर बिहार की परसेंटेज, हिंदुस्तान की ये परसेंटेज है, और कॉर्पोरेट का ये परसेंटेज ऑफ ओवरऑल टर्नओवर, या जो भी आप रिसर्च करेंगे, या उनकी प्रेजेंस ये आ रही है, देन व्हाई इज बिहार ओनली गेटिंग 350 crores आउट ऑफ 35,000 crores? So therefore, before we say this as a narrative, we have to be ready to tell them कि we are ready for it. तो अभी से लेके दिसंबर तक हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि बिहार डेवलपमेंट कलेक्टिव में आपके कितने एनजीओ हैं? 40, 50, 100 कितने एनजीओ हैं आपके मेंबर? 35 रजिस्टर्ड मेंबर हैं इस पे, और हमारा एक लार्जर ग्रुप है जहाँ पे लगभग 60 संस्थाओं के और लोग हैं। हम लोग मीटअप करते हैं, फिजिकल मीटअप, तो हम लगभग 60-70 लोग इकट्ठा के मिलते हैं हर एक 3-4 महीने। तो आप ये मान के चलिए मनीष कि ये 60, 50, 60 सबको सीएसआर के कानून में बिल्कुल मास्टरी होनी चाहिए। एंड आई विल हेल्प यू, as I told you, and I said I will not charge you anything because this is nation building. मैंने बोला आपसे कि I only want commitment from all of you. I only want that you people are committed and you make sure that it happens, because otherwise मुझे लगेगा कि Sir, we are all committed and we will stand by with our words. We'll take your suggestion, advice, and we'll work towards this.
एंड वी विल मेक इट हैपन, बिकॉज मैंने तो पिछले 12 साल में बहुत जगहों पे काम किया, वही ऑल डूएबल है ये, और कोई चमत्कार नहीं है, दिस इज ऑल फैक्चुअल बेसिस। कहीं ना कहीं इस तरह से प्रयास, स्ट्रेटेजिकली प्रयास किया नहीं गया है शायद। और मेरे ख्याल से अगर आपने कलेक्टिव बनाया है और उसमें एक अच्छी एक फीलिंग है कलेक्टिविटी की, तो उसको हम क्यों ना यूज करें। तो ये सब डेटा मैं आपको शो कर रहा हूँ ताकि अब देखिए पीएसयू का देखिए कितने पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस काम करते हैं बिहार में, जरा डेटा निकाल के दिखाइए मुझे आप। पीएसयू कौन कौन से हैं, कोल इंडिया है क्या, एनटीपीसी तो मुझे पता है, इसको पूरा फिगर निकालिए। और पब्लिक सेक्टर्स आर ओन्ड बाय गवर्नमेंट। So, if you say that Bihar is influenced a lot by politics, and majority of independent directors in all public sectors are all politicians, so somewhere we can sensitize the politicians of Bihar and the members of parliament in your areas in a right positive way. आप एक और चीज लिखिए, आपका कलेक्टिव का एक ऑब्जेक्टिव ये भी होना चाहिए, हाउ टू एजुकेट द जन प्रतिनिधि ऑफ बिहार ऑन द सीएसआर लॉ। निखिल पंत विल कम एंड गिव देम गाइडेंस। अगर आपके जन प्रतिनिधियों को हमने सीएसआर का सूत्र दे दिया, तो क्या वो अगला जब इलेक्शन लड़े तो वो सीएसआर फंडिंग के लिए लड़े, बच्चों के गणित और विज्ञान के लिए लड़े, ना कि जात और धर्म के लिए लड़े। दैट इज द पावर ऑफ डेमोक्रेसी, दैट इज व्हाट द बिहार कलेक्टिव हैज टू डू। यू आर ऑल ब्रिलियंट यंग पीपल ऑफ इंडिया, यू हैव टू मेक इट हैपन एंड आई विल गिव यू द सूत्र फॉर इट। पर करना आपको पड़ेगा ग्राउंड पे। अब पीएसयू जो है उनसे फंडिंग कैसे निकाली जाती है मैं आपको बताऊंगा, जब आप एक बार मुझे होमवर्क करके लेके आएंगे। अभी मैं नहीं बताऊंगा आपको, आप मुझे पहले पूरा डेटा लेके आइए कि कितने पब्लिक सेक्टर्स हैं बिहार में और उनकी कितनी फंडिंग है, उनका क्या टर्नओवर है ओवरऑल, उससे बिहार से कितनी उनकी इनकम जनरेट होती है, फिगर इट आउट। और बिहार में उनका सीएसआर का क्यों पैसा नहीं लग रहा है। आई हैव पीपल हु वर्क इन एनटीपीसी, में उनसे आपकी मीटिंग करा दूंगा और उनसे पूछवाऊंगा उनके सीएसआर हेड से कि हम बिहार में क्यों नहीं खर्चा कर रहे हो तुम, जरा बताओ। तो वो बताएगा कि ये कारण है। तो जो कारण बताएगा उसको काटने के लिए बिहार कलेक्टिव को वर्क करने की जरूरत है, तभी तो पैसा देगा एनटीपीसी। आप समझ रहे हैं मनीष, मैं आपको क्या किस डायरेक्शन में ले जा रहा हूँ आप लोगों को। श्योर सर जी। ठीक है, अब ये प्रेस रिलीज भी आई थी, पार्लियामेंट्री प्रेस रिलीज थी, इसमें बहुत सारे दांव पेच थे। गवर्नमेंट का ना बड़ा टाइट हो रही है मॉनिटरिंग। आप सब लोग अपनी कंप्लायंस को बहुत टाइट करिए। और मनीष यू नो इट बेटर, आपके विकास जी से भी आपने मुलाकात कराई एमएचए वाले, तो बहुत टाइट मॉनिटरिंग हो रही है। कंप्लायंसेस को मजबूत रखिएगा, अपनी गवर्नेंस को टाइट रखिएगा। ये भी आपको एक तो कानून की समझ होनी है और एक कंप्लायंस की समझ होनी है, और इम्पैक्ट में तो आप अच्छे हैं ही हैं। तो रोल ऑफ एनजीओ इज बिकमिंग मोर एंड मोर क्वेश्चनेबल। आपका इनकम टैक्सेशन मजबूत होना चाहिए। आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट को सीएसआर आता है कि नहीं आता है, उसको चेक करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सीएस के कोर्स को पढ़ाता हूँ, उसकी अगली क्लास भी होगी तो मैं आपसे शेयर करूंगा। अगर आपकी सीए है तो उनको भी वो कोर्स कराइएगा। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वो कोर्स कराता है, आई टीच देयर आल्सो। और वो 5-5.5 हज़ार की फीस होती है, वो केवल सीए कर सकते हैं, उनको एक सर्टिफिकेट भी देता है इंस्टीट्यूट। अब आप ये देखिए, हाउस पैनल भी बता रहा है ट्रांसपेरेंसी को लेके बहुत सारे, मैं सब डॉक्यूमेंट शेयर करूंगा आपके व्हाट्सएप ग्रुप में। अब सब लोग इसको यूज करके अपनी अपनी स्ट्रेटेजी बनाने में। अब ये बहुत सारे की कंसर्न है जो मिनिस्ट्री बता रही है। ट्रैकिंग में दिक्कत हो रही है, अनस्पेंड फंड्स को लेके दिक्कत हो रही है, पेनल्टीज को लेके एमसी से वो सवाल पूछ रहे हैं। आप देखेंगे कि ये सब चीजें भी आ रही है उसमें कि ट्रांसपेरेंसी स्ट्रॉन्ग करिए, मॉनिटरिंग। जब हम पिच बनाएंगे प्रपोजल में, अगर आपने ये सब चीजें डाल दी जो कि सवाल पार्लियामेंट पूछ रहा है एमसीए के माध्यम कॉर्पोरेट, और अगर आपके प्रपोजल में ये चीजें पहले रिस्क मिटिगेशन में आ जाएंगी, तो अगर मैं एक फंडर हूंगा तो मैं आपको पैसा दूंगा कि नहीं दूंगा। सूर्य आप बताइए, हैं? बिल्कुल, मुझे लगता है कि इफ दिस इज इंक्लूडेड और फंडर को यही क्वेश्चन आ रहा है और यही टेम्पलेट दिया गया है, और अगर एज एन ऑर्गेनाइजेशन हम उनको बोल रहे हैं कि हम ये चीजें करेंगे विद टाइमलाइंस, तो दैट वुड बी अ वेरी क्लोज कॉल फॉर एनीवन। यही सब चीजें आपकी हमारी वो एक स्ट्रैटेजी होगी प्रपोजल राइटिंग के पर। हम एक लार्जर जब विहिंगम बताएंगे तो हम बोलेंगे कि साहब बिहार में हम जो कलेक्टिव जो है बिहार डेवलपमेंट कलेक्टिव, वो इन सब चीजों के मुद्दों पे काम कर रहा है, तो हम कंप्लायंस के अहेड ऑफ द कर्व रहने की कोशिश करेंगे। आप समझ रहे हैं? तो ये पिछले 10 रुझान है, पिछले 10 साल आगे के फ्यूचर के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है सब कुछ समझना। पॉलिसी जो है मजबूत हो गई है, इंक्रीज फोकस अब हो रहा है, ट्रैकिंग को लेके बहुत फोकस हो रहा है, मनी कहाँ से कहाँ जा रहा है, बहुत क्लोज ट्रैकिंग हो रही है सबकी। पेनल्टी पे बहुत ध्यान हो रहा है। नंबर 3 बिजनेस केस। आप जब सीएसआर के पास जाएं तो उनको बिजनेस वैल्यू क्या दिखना है, उसके भी तरीके हम आपको डिस्कस करेंगे। तो दर्पण पोर्टल नंबर 5 मैंने आपको बता दिया है। नंबर 6 पे मैंने आपको शेयर किया है, एमसीए कुछ चेंजेस लाने की बात कर रहा है, जो बेसिस पे स्टैंडिंग पार्लियामेंट और कमेटी ने जो बातें कही हैं।
सरकार जो है वो नंबर 7 में कोलैबोरेटर बनता जा रहा है। कैसे आप गवर्नमेंट एमओयू क्रिएट कर सकते हैं जहां जहां आप काम कर रहे हैं, ताकि जब आप डोनर के पास जाएं तो आपके पास गवर्नमेंट एमओयू है कि हम वही गवर्नमेंट एमओयू मतलब टैक्स पेयर मनी के प्रोग्राम में आप शेयर होल्डर मनी को लेके आ रहे हैं जुगल मंत्री सीएसआर के थ्रू। तो सीएसआर चाहता है। अच्छा, एक और बात बता दूं आपको, कॉर्पोरेट डरते हैं गवर्नमेंट एमओयू करने में, क्योंकि गवर्नमेंट उनको फिर ऑर्डर कर देता है पैसा दो। लेकिन अगर आप ब्रिज बन जाए दोनों के बीच में तो फंडिंग आपके पास आ जाएगी। कॉर्पोरेट wants to be with the government but they don't want to sit together because खतरा लगता है उनको। बहुत बड़ा बीडी का पॉइंट है। आपका इम्पैक्ट असेसमेंट भी जरूर कराएं कहीं ना कहीं। डिस्क्लोजर ऑफ इम्पैक्ट रिपोर्ट नंबर 9 में मैंने आपको ऑडिटर्स का बताया, नंबर 10 में एसडीजी गोल्स को कैसे पूरा किया जाए। फिर ये दर्पण पोर्टल की कुछ चीजें हैं, 12A एटीजी आ रहा है, ये सब ये फॉर्म, ये सीएसआर एक्सचेंज, इसको भी आप देख लीजिएगा, ये मैं शेयर कर लूंगा। एक मैंने एनजीओ की रिकमेंडेड चेकलिस्ट भी बनाई है जिसमें कि मैंने कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग कंप्लायंसेस की बातें कही हैं, ये भी मैं शेयर कर लूंगा आप लोगों से ग्रुप में। आप चेक करिएगा कि आप सबके एनजीओ इस पे खरे उतर रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो हम जैसे जैसे आपको गाइड करेंगे, आप अपने आप को भी टाइट करिएगा, अपने पूरे सिस्टम को आप टाइट करिएगा, तब जाके उसमें कुछ मजबूती आएगी। ऑडिट्स एंड असेसमेंट है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं। तो वही मैंने कहा पहला सेशन है, मैं आपको जरा किताब के पन्ने बता रहा हूँ एनसीईआरटी बुक के। आई डोंट वांट टू टेक यू वेरी डीप। ड्यू डिलिजेंस में आरबीआई, सिडबी, बैंकिंग, कैग ऑडिट ये सब आपके चल रहे हैं कि नहीं, बोर्ड मेंबर्स आपके कितने क्लियर हैं। ऐसा तो नहीं कि क्रिमिनल्स ने बोर्ड मेंबर आपके पता चला, पॉलिटिशियंस आपने बिठा दिए। तो ये सब आपको ध्यान रखना है, ये सब चीजें अवॉइड करनी है आपको। ये 5 पॉलिसी, कुछ मैंने पॉलिसी ट्रेंड्स भी शेयर कर रखे हैं अपने इस प्रेजेंटेशन में कि अब सीएसआर का खर्चा करना मैंडेटरी है, इसमें गवर्नमेंट का रोल मजबूती से कंप्लायंस होती चली जा रही है, रोल ऑफ एनजीओ इज बिकमिंग मोर एंड मोर। ये कॉर्पोरेट्स को ये सब चीजें ध्यान रखनी पड़ती हैं कि ट्रांसपेरेंसी हो, कंप्लायंस रहे, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी रहे। एनुअल एक्शन प्लान पे बहुत काम होता है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा, तो वो एक अलग प्रेजेंटेशन, एक अलग क्लास रहेगी। ये एनजीओ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एनजीओ को ध्यान रखते हैं, ये भी मैं आपसे शेयर करूंगा। ये कुछ की पॉइंट्स हैं जो मिनिस्ट्री भी कह रही है, क्योंकि आपको ना स्ट्रेटेजिकली समझना है कि सरकार डोनर्स को क्या कह रही है कि कैसे काम करो, और अगर आप उसके लिए सही वहीकल बन जाएंगे तो आपके लिए पैसा आएगा, और आपको उस ग्राउंड को तैयार करना है। सर मेरा एक सवाल है। एक मिनट जरा मैं खत्म कर दूं इसको अभिषेक। जी जी जी, प्लीज प्लीज। रन थ्रू कर रहा हूँ बिकॉज मैं एक एक स्लाइड पे 15-10 मिनट लगाता हूँ अदरवाइज, बट अभी क्योंकि टाइम खत्म होने वाला है, हम 5-10 मिनट आगे भी चले जाएंगे। पर ये सब पॉइंटर्स, ये सब आगे की एरियाज है जहां आपकी फंडिंग ज्यादा आ रही है। सीएसआर कह रहा है कि हम ज्यादा खर्चा इन एरियाज में करेंगे, तो ये भी आप देखिएगा कि आपके एनजीओ कहाँ कहाँ अलाइन करते हैं इन एरियाज। तो ये ब्रॉडली मैंने एक प्रेजेंटेशन इसलिए आपको दिखाया ताकि ये गाइडेंस एक आपकी बन जाए कि ये अभी स्क्रीन शेयर कैसे हटेगा इसमें से। एक मिनट, तो स्टॉप स्क्रीन शेयर तो कोई बटन होना चाहिए ना। सॉरी, अभी स्क्रीन शेयर खत्म नहीं, हाँ स्टॉप शेयर, सॉरी। तो ये मैंने थोड़ा स्पीड से चलाया प्रेजेंटेशन, आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूजिंग ना लगाओ, पर मैंने पहले 1 घंटे सवा घंटे में जो मैंने एक भूमिका बांधी, एक आम को पिलपिलाया, तो मैंने आपको एंड में कुछ चूसने का कम टाइम दिया, बट इसको हम और समय देंगे आपको प्रेजेंटेशन भी शेयर करेंगे। मैंने और भी बहुत सारा मटेरियल रखा हुआ था आज शेयर करने के लिए, पर जो मैंने आपसे शुरू में बात की तो मुझे लगा कि अभी मंजिल थोड़ी आगे है, मतलब हमें थोड़ा धीमे धीमे बढ़ना है, नहीं तो बदहजमी हो जाएगी। आज के सेशन के बेसिस पे आप सबसे मेरा एक निवेदन है कि एक तो पॉइंटर्स बना लें आज के सेशन के बारे में। मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि वाइल मीटिंग के या इस सेशन के नोट्स बनाए जाएं संतोष और अंशु के द्वारा। जितने भी लोग आज प्रेजेंट हैं मनीष, वो 1 पेजर अपनी समझ का जरूर डालें उस व्हाट्सएप में कि उनको क्या समझ में आया। मैं हर एक का पढ़ना चाहूंगा। कृष्णा आप लिखिएगा, अभिषेक, विवेक, सुमन, आपको क्या समझ में आया जो मैंने A to Z बोला है शुरू में 1.5 घंटे में। वो मुझे थोड़ा ये भी बताएगा कि आप कितना एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं और आप कितना समझ रहे हैं, और अकॉर्डिंगली फिर हम लोग उसको आगे एक्सट्रापोलेट भी करते चलेंगे। लेकिन हमने कुछ पॉइंटर्स को डिसाइड किया है मनीष, हमने ग्रुप भी बना दिया है, और मैं यहाँ पर थोड़ा सा हॉल्ट करूंगा। एंड मे बी आई वुड लाइक टू नाउ हियर फ्रॉम सम ऑफ यू पीपल, आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। लेट्स से सूर्या, आपने थम्स अप किया, आपको कुछ समझ में आया कि हमने क्या प्रयास किया इस पूरे आधे पौन घंटे में, 1.5 घंटे में? मुझे लगता है फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। आई थिंक इट वाज अ वेरी
इंगेजिंग एंड एनलाइटनिंग सेशन। इंगेजिंग इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपने वो जो ठेठी वाला टर्म यूज किया कि पिलपिलाने आम को पहले पिलपिला रहे हैं, तो आई थिंक इट वाज वेरी क्लोज टू आवर हार्ट। क्योंकि जब तक आप हमें अपने ऑडियंस को, मुझे लगता है आपने बहुत अच्छे से जाना। एंड थैंक यू सो मच, क्योंकि जो क्वेश्चंस थे बहुत क्रिटिकल थे। हम सब लोग सीएसआर के लिए बोलते हैं कि हमें सीएसआर फंड बिहार में नहीं आता, बट सीएसआर है क्या, उसकी डेप्थ में जब तक नॉलेज नहीं होगा। और एंड थैंक यू, आई थिंक जो आपने ग्राफ्स में और फिगर्स से भी दिखाया ना, लाइक मैंने बहुत पहले कहीं कहीं पढ़ा था, बट मैंने उसके ऊपर कभी डीपली नहीं सोचा कि भाई 1% ही क्यों आता है बिहार में, ऐसा हम क्या कर रहे हैं या ऐसा हमने क्या नहीं किया है कि वो वैल्यू जो है वो 1% से इवन 2%। एंड यू आर एब्सोल्युटली ट्रू, इवन टेकिंग इट टू 2%, मतलब 5% 10% तो बहुत दूर की बात है, डबल करने में भी इतनी श्री लग जाएगी। हाँ मतलब हाँ। इट्स ऑल्सो अबाउट एब्जॉर्बिंग, इट्स नॉट अबाउट द मनी कमिंग, इट्स ऑल्सो ऑल अबाउट कि हमें वो क्षमता है क्या उस मनी को एब्जॉर्ब करने का भी। सो इवन इफ इट इज देयर, because a lot of compliances are there, so true। मेरे लिए अगर की टेक अवे बोलेंगे, everything was a huge learning, but one key take away was which I would like to mention, was कि जो डोनर्स को रिस्क है, उनको रिस्क है इन चीजों में, क्या एज एन इम्प्लीमेंटिंग ऑर्गेनाइजेशन हम उन रिस्क को मिटिगेट कर पाएंगे, और डोनर हम पे कॉन्फिडेंट हो पाएगा कि भैया ये रिस्क मिटिगेट हो पाएगा, मेरे ऊपर नोटिस तो नहीं आ जाए। क्योंकि सब आदमी को तो लगता है ना कि गवर्नमेंट कंप्लायंसेस हो रही है, तो मेरे ऊपर नहीं नोटिस आ जाए, मैं जिसको पैसा दे रहा हूँ उसके कारण। नहीं, दूसरा, बहुत अच्छा बोल रहे हैं सूर्य। और मैं अभी ये फिर से बताऊं, जो आप सब लोग अपना वन पेजर भेजेंगे, जैसे आपने जो भेजा वही आप एक 1 पेज में डालिएगा इसी ग्रुप में, वर्ड डॉक्यूमेंट बना के। और मनीष, हमारा जो स्ट्रैटेजी पेपर बनेगा वो आप ही की तो आवाज होनी चाहिए उस स्ट्रैटेजी पेपर में। देखिए, अंततोगत्वा मैं आपको एक दृश्य दिखाऊंगा, लेकिन कराने वाले आप हैं। और आप जो लिखेंगे इन एंगेजमेंट को समझते हुए या काउंटर क्वेश्चन करते हुए या उसकी सिंथेसिस बना के, वो ही इनपुट होना चाहिए उस स्ट्रैटेजी पेपर के लिए, जो कि बिहार को ड्राइव करेगा। आप समझे? योगेंद्र, आपको क्या समझ में आया? जी। तो मुझे जो मेजर 1.5 घंटे में जो मुझे एक मेजर चीज़ ये समझ आएगी कि पहले हमें खुद को एडुकेट होना है। मतलब हमारे पास भी लैक ऑफ नॉलेज और अवेयरनेस काफ़ी कम है, और खुद को अगर एडुकेट करते हैं तो फिर हम सही दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। और अपॉर्चुनिटी है, बशर्ते उसको कैसे मतलब लेना है, वो हमारी समझ अपनी उस पर बनानी है। तो एक मेजर मुझे समझ आया है जी। नहीं नहीं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सुमन, आपको क्या समझ में आया? हाँ, मुझे ये समझ में आया कि वही कि हम चीजों को ऑब्जर्व तो कर रहे होते हैं, बट उसके पीछे का जो रीजन है उसको हम आई थिंक आपकी आवाज कट गई। कोई एकता या प्रिया, आप लोगों का वीडियो ऑन नहीं, आई डोंट इवन नो कि आप लोग हैं कि नहीं यहाँ पर प्रेजेंट, बट आप हैं। एकता, प्रिया, आर यू प्रेजेंट? एकता, प्रिया, अगर आप लोग नहीं हैं तो देन आई रियली डोंट नो हाउ यू विल कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ बिहार। बट श्रवण, आप बताएं। सर मेरे लिए तो वो जो अब्दुल कलाम आजाद नहीं बोलते, स्मॉल एम इज बिग क्राइम, मुझे लगता है हम वही करते रहते हैं कि वो पैसा मिल जाएगा, सीएसआर से पैसा मिल जाएगा, बट टू सी इट एट अ स्टेट लेवल की, यार पूरे स्टेट लेवल पे इमेजिनेशन तुम्हारी क्या है, वो बड़ा चंक क्या है, वो छोटी चंक, छोटा ऑर्गेनाइजेशन, यही सब में फंसे हुए हैं। हम बड़ा विजन नहीं सोच पा रहे हैं। मुझे लगता है वो अपलिफ्टिंग ऑफ दैट गोल हुआ है, मुझे लगता है इस सेशन में आने से वो एक बड़ी चीज मुझे एक शिफ्ट दिख रही है। वेरी गुड पॉइंट, वेरी गुड। ये सब पॉइंटर्स आप लोग शेयर करिए, क्योंकि इस समय आपका माइंड बिल्कुल जैसे बोलते हैं ना, पिलपिलाया हुआ है। मैंने इस समय इसी समय उस नेक्टर को निचोड़ना है। मनीष, इसको लिखते जाइए जो जो आप कह रहे हैं। अच्छा आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, क्योंकि आधे घंटे बाद यही मामला डिफ्यूज हो जाता है। अभिषेक आनंद, आप बताएं, आप कुछ कह रहे थे उस समय। जी सर, थैंक्स इतने अच्छे सेशन के लिए। हालांकि मैं लेट ज्वाइन किया। सर लास्ट ईयर हमने एक यहाँ पे मैनेजमेंट कॉलेज है, CIMT गवर्नमेंट ओन्ड है, हमने वहाँ सर एक सेशन क्यूरेट किया था CSR को लेके। और एक्चुअली इट वाज इंटरनेशनल CSR कॉन्फ्रेंस। तो हमने उसमें 3 लीडर्स को बुलाया था, CSR लीडर्स को बुलाया था। उसमें केप जेमिनाई के भी एक लीडर आए थे, एंड ही बिलोंग्स टू बिहार ओनली। But he actually talked about few things, like first of all he was saying, as you said, rightly said, that NGOs in Bihar are not aware of CSR dynamics, and they don't know how to write a proper proposal. So that was
I mean, one of the things that he raised in that meeting, he also talked about absence of the NGOs on social media, because he was of the opinion that if any funder is willing to fund you, he would like to, I mean, see your activities, your बट growth. अभिषेक, हमारा ये जो आज का सेशन है और इसके जो कुछ निष्कर्ष है वो भी थोड़ा लिंक्डइन में, सोशल मीडिया में भी डालिएगा। आपको अगर सोशल मीडिया का कुछ है अप्रोच, क्योंकि मैसेज भी जाएगा कॉर्पोरेट को, that Nikhil Pant is kind of guiding the Bihar team, and I do have an element of credibility. Maybe that will also help them to at least come and attend our session. और किसी डायलॉग में जो हम अगले में हम एक दो कॉर्पोरेट को भी बुलाना शुरू करेंगे। जैसे ये अभी हमने ऑनलाइन सेशन किया, तो अगले वाले में मे बी हम 2 कॉर्पोरेट को भी बुला लेंगे मनीष जी। तो सर मेरा बस ये सवाल आपसे था कि उनकी जो बात थी सोशल मीडिया पर प्रेजेंस, ये सर कितना वैलिड है और कितना जरूरी है अपार्ट फ्रॉम प्रपोजल राइटिंग एंड बहुत जरूरी है, क्योंकि वो जमाने गए जब गुप्त दान को बड़ा परम दान माना जाता था। आजकल तो लोग अठन्नी करते हैं और डॉलर दिखाते हैं उसको, लेकिन आपने अगर अच्छा काम किया है उसको आप इफेक्टिवली कैसे कम्युनिकेट करें वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो ये पैसा है ये शेयर होल्डर मनी है, और जो शेयर होल्डर मनी है उसको कमाता है उस कंपनी के जो एम्प्लॉइज होते हैं। जब वो देखते हैं कि हमारी मेहनत से हमें सैलरी तो मिल ही रही है लेकिन कम्युनिटी का वेलफेयर भी हो रहा है, तो उनको बड़ी अच्छी फीलिंग होती है। उससे कंपनी में उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, उससे कंपनी का बिजनेस बढ़ता है। तो ये सब भी स्ट्रैटेजी का पार्ट है। तो आपका सोशल मीडिया कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। हमारा एनजीओ का नाम रिचा है। रिचा आप अगर लिंक्डइन आप मेरा देखें, अगर आप हमारी वेबसाइट पे जाके, मैं आपको लिंक भी शेयर करूंगा, हमारा एवरी डे 1 या 2 अपडेट निकलता है, कभी कश्मीर का, कभी मणिपुर से। अभी मणिपुर में वहां पर हम लोगों ने जैसे अपने सोशल मीडिया में हमने जो अपडेट दिया मणिपुर का, हमने असम राइफल्स के संग प्रोजेक्ट शुरू किया है हॉस्पिटल, ये हम होम स्टे ट्रेनिंग का, स्किलिंग का। तो जो कुकीज और मैथीज में बाहर लड़ाई हो रही है मणिपुर में, कुकीज और मैथीज मर रहे हैं एक दूसरे को काट पीट के, हमारी क्लास में वो बच्चे एक साथ पढ़ रहे हैं, साथ में प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो आसाम राइफल अब उस चीज को होम मिनिस्ट्री से शेयर कर रहा है कि अगर ये बच्चे साथ में पढ़ सकते हैं तो इन्हीं के एल्डर्स एक दूसरे को मार कैसे रहे हैं, व्हाट इज हैपनिंग इन बिटवीन, तो स्टडी किया जाए। वही जो मैंने अभी कहा, थोड़ा सोचो कि बिहार में 1% क्यों आ रहा है, क्या हम सोच रहे हैं ढंग से, क्या हमारी सोच सही है कि नहीं है। मैं आप लोगों को थोड़ा उस तरफ डायरेक्शन में धक्का दे रहा हूँ इस पॉइंट पे। तो ये सोशल मीडिया कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है अभिषेक, ठीक है। थैंक यू। और बताएं फीडबैक। आई थिंक आई कैन सी प्रिया इज ओवर देयर। प्रिया आप बताइए, आपने सुना पूरा सेशन? आई डिड नॉट सी यू। हाँ, मैं सेशन में कनेक्टेड थी, तो सीएसआर के बारे में लेकिन मुझे ज्यादा जानकारी नहीं थी, बट यहाँ पे बहुत सारे जानकारी मिली और कैसे और उससे जानकारी ले सकते, किस तरीके से हम डेटा को और विजुअलाइज कर सकते हैं और डीपली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ताकि हम सीएसआर के बारे में और पता कर पाए और बिहार में क्यों कम आ रहा है वो रीजन आइडेंटिफाई कर पाए। क्योंकि देखिए, अगर आप एक कलेक्टिव के रूप में हैं तो आपको पूरे बिहार के बारे में सोचना पड़ेगा और आपको कहीं ना कहीं ये देखना पड़ेगा कि आप कोई एक एक उंगली है लेकिन मिलकर आप मुट्ठी बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो मुट्ठी में दम तभी पैदा होगा जब वहां नतीजा निकलेगा उसको। तो कृष्णा आप बताएं, वाईडीएफ से कृष्णा, आपको क्या लगा, टेक अवे कुछ समझ में आया आपको? बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत सारी लर्निंग्स रही। एक मेजर जो मेरा टेक अवे है कि हम हमेशा चाहते हैं कि पैसा आए, उसके अगेंस्ट में लॉ को हम नहीं समझते हैं कि क्यों नहीं आ रहा है, देने वाला क्या चाह रहा है, सीएसआर क्या चाह रहा है, और हम हमेशा इस पे फोकस करते हैं कि हमको मिल जाए। तो आज का मेरा ये टेक अवे है कि लॉ बहुत जरूरी है, आपको समझना है कानून उसके अगेंस्ट में क्या है, ताकि आप तैयारी कर पाएंगे और उस हिसाब से अगर आप चाहेंगे कि हमें पैसा मिले तो आसानी होगी। नहीं, बहुत अच्छा, हम लोग ऑलरेडी 6 o'clock को क्रॉस कर गए मनीष। तो आई एम सो हैप्पी दैट वी हैव बीन एबल टू, इसको गुड़ाई करते हैं, मिट्टी की गुड़ाई भी की गई है, पौधा फिर उसके बाद में लगता है, आम को पिलपिलाया गया है, आज जमीन की गुड़ाई की गई है। थोड़ा मैं देसी शब्द लहजे इस्तेमाल करूंगा आप लोगों, आप हम सब यूपी बिहार उत्तराखंड सब एक ही मिट्टी के हैं और सब हम भी यूपीएससी की पढ़ाई करते थे एक जमाने में, मेरे फादर आए 70 थे। और तो इसलिए हमें हमें अपनी सोच को बहुत फोकस रखना है और उसको इस ढंग से प्रेजेंट करना है ताकि जो देने वाला है वो और अपने आप से आपके पास आए और आपके कलेक्टिव में वो एक करिश्मा क्रिएट होना पड़ेगा मनीष एंड एवरीबडी, जिसको कि हम अपने डायलॉग तक लाते लाते, हम चाहे वो 6 महीने बात करें डायलॉग या 1 साल की बात करें, हम आवर होमवर्क शुड बी रेडी व्हेन वी डू द डायलॉग। इनफैक्ट द डायलॉग शुड बी द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन।
मतलब उसके बाद एक वाटरशेड मूवमेंट होना चाहिए कि उसके बाद इस साल के एंड में कुछ प्रोजेक्ट अगर आए या अगले साल की कुछ बुकिंग के लिए आप लोग अपने प्रपोजल जमा कर सकें कॉर्पोरेट को, तब तक हम लोग घोर अध्ययन करें। मैंने आपको पॉइंटर्स बताए, मैंने आपको जल्दी से एक प्रेजेंटेशन दिखाया, वो सब मैं शेयर करूंगा। मैंने एक पूरी किताब बना रखी है जो मैं आपसे शेयर करूंगा, विच काइंड ऑफ टेल्स यू पूरा का पूरा, कि मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये है, हाँ, ये बिहार डेवलपमेंट, ये देखिए ना, ये मेरी एक पूरी किताब है। ये मैंने एक आर्टिकल भी लिखा था, वो मैं आपसे शेयर करूंगा। आप सबको देखिए दिख रहा है क्या? इसको पूरा पढ़िएगा। ये मैंने आज से कितने साल पहले, 12 साल पहले लिखा था डॉक्टर चैटर्जी के साथ भी। ये पूरी इसकी बैकग्राउंड क्या है सीएसआर, ये मैं आपसे आर्टिकल शेयर करूंगा। फिर मैं आपसे शेयर करूंगा स्टैंडिंग कमेटी ऑफ पार्लियामेंट में डिस्कशन क्या हुआ था जिसके पीछे ये कानून बना है। यशवंत सिन्हा उसके अध्यक्ष थे उस कमेटी के। ये लोकसभा की स्टैंडिंग कमेटी थी 2011-12 की, प्रसिद्ध लोकसभा की। इसमें अगर आप सीएसआर को करेंगे कंट्रोल एफ करके सीएसआर, तो आपको दिखाई पड़ेगा कि ये सीएसआर शुरू कहां से हुआ। ये देखिए सीएसआर के सेक्शन 135 की सोच आई कहां से, इसको भी थोड़ा पढ़िएगा आप लोग। फिर मैं आपको मटेरियल शेयर करूंगा। ये मैंने एक पूरी किताब बनाई है, हैंडबुक, जिसमें सीएसआर के पूरे कानून और जिसके रेगुलेशन है वो डे वन से हमने पूरी, मैंने एक बुकलेट की तरह बना दी है, जिसको कि आप सेक्शन 1 में कानून है, 2 में शेड्यूल 7 है, कौन से रूल्स हैं, क्या है, एफएक्यू, वो सब मैंने एक किताब को बना दिया है पूरा हैंडबुक की तरह। वो भी मैं इस ग्रुप में शेयर कर लूंगा आज की क्लास के बाद में, ताकि आप उसको देख सकें। पर ये सब मैं आपको ट्रेनिंग में भी देना चाहूंगा, आप लोग इसको पढ़िएगा भी, क्योंकि जब तक आप ये सब नहीं जानेंगे आपको कहीं ना कहीं दिक्कत आती रहेगी सीएसआर को आगे ले जाने में। तो दिस वाज, मेरे कुछ केस स्टडीज भी थी कश्मीर वाली में, उसके भी यूट्यूब की वीडियो शेयर कर लूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद मनीष, ओवर टू यू। आई थिंक वी ऑलरेडी क्रॉस द टाइम, बट आई एंजॉयड दिस इंटरेक्शन। मेरे लिए स्टिमुलेटिंग भी था, बिकॉज आप लोगों ने जो कुछ मुझे शुरू में बताया, फिर मैंने कुछ डिस्कस किया, फिर आपने बाद में बताया 4-5 लोगों ने, उससे मुझे कन्वे हो रहा है कि ये डुएबल है मनीष, ये डुएबल है। लेकिन अभी दिल्ली दूर है, अभी बिहार दूर है सीएसआर के लिए, लेकिन असंभव नहीं है। और आप लोग अगर मजबूती से जुड़ेंगे, काम करेंगे, इसको एक फोकस वे में करेंगे, तो हम वो कन्वर्जन 3 से 5 साल में ला सकते हैं। और उसकी एक है, किसका नाम है, नींव की ईंट। तो अंशु आप कह सकते हैं सीएसआर की नींव की ईंट आज हमने रखी है। आप समझे अंशु? आज हमने सीएसआर, बिहार में सीएसआर के नींव की ईंट आज रखी गई, पर दीवार बनना में अभी थोड़ा समय है। तो मैं एक्चुअली एक लाइन ऐड करना चाहूंगा सर। हमारे यहाँ पे समस्या तो है, इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि हमारे यहाँ कॉर्पोरेट ऑफिसेस नहीं है। और मोस्टली जो सीएसआर का पैसा, जितना मैंने स्टडी किया, ऑब्वियसली अभी स्टडी किए हुए हैं, और आपने भी कई बार हमें मुझे सेशन में भी बताया जब आप सेशन कंडक्ट कर रहे थे, कि मोस्टली पैसा जहाँ सीएसआर ऑफिसेस है उसके आसपास में ही खर्च हो रहा है। तो हमारे लिए इसलिए डिफिकल्ट होता है। बट आज जो सेशन हुआ, इससे हम ये स्ट्रेटजी बनाने में हम इसका इस्तेमाल करेंगे, और आगे इस डायरेक्शन आगे बढ़ सकते हैं। कैसे यहाँ पे कॉर्पोरेट ऑफिसेस ना होने के बावजूद हम पैसा यहाँ खींच के लाएं, हम ऐसा क्या करें जिससे हमें अंशु, पैसा मैं खींच के लाना पड़े। अंशु, मैंने अभी मणिपुर में प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है आईआईएसएल फाउंडेशन के संग, जो बॉम्बे मुंबई में जो जिसका हेडक्वार्टर है, आईआईएसएल इंडिया इन्फोलाइन फाउंडेशन। अगर आपने बिहार में ये कन्वे करके बता पाया कि अगर आपको वहाँ कॉर्पोरेट ऑफिस नहीं, लेकिन अगर आपने कम्युनिटी वर्क किया, और कम्युनिटी ही फ्यूचर में आपकी कस्टमर भी बनती है, तो आपकी बिजनेस वहां जाएगी, तो आपकी बिजनेस भी पनपेगी। आपके नैरेटिव की स्ट्रैटेजी में बहुत सी चीजें आनी। वही तो मैं कह रहा हूँ कि आप जो नींव की ईंट है, आप नई किस्म की ईंट भी लेके आइए अपनी दीवार को बनाने के लिए बिहार में। आप समझ रहे हैं? तो लेट अस बिल्ड अपॉन दिस, एंड थैंक यू ऑल सो मच, एंड ओवर टू यू मनीष। श्रवण भाई प्लीज। मैंने सुमन को बोला था, मनीष जी, सुमन विल डू। सुमन। बिल्कुल। निखिल सर, आपके जुड़ने से हम लोगों को आज जो स्ट्रेंथन हम जो फील कर रहे हैं, आज का ये पहला सेशन है। आप पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं बीडीसी, हमारे फैमिली में, बीडीसी फैमिली में। और बिल्कुल नहीं लगा कि आप हमारे जो कोर ऑब्जेक्टिव, उससे पूरा हमसे ज्यादा हमें लग रहा है कि आप उस चीज को आगे बढ़ेंगे। और आपके इस कलेक्टिव में जुड़ने से हम बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन फील कर रहे हैं एज ए कलेक्टिव। हमें लग रहा है कि कोई तो आया जो हमें पुश कर रहा है कि जिस जिस चीजों में हम लैग कर रहे थे,
हमें समझ में पे हम लूप होल्स हम जो बोलते हैं ना, तो एज अ गार्जियन हम बोलेंगे या इस तरीके से आपने आज ये रोल प्ले किया है, वो एक बहुत ही मतलब हमें बहुत एक हैप्पीनेस और उस तरीके का फील करा रहा है, मतलब एक इंटाइटलमेंट भी फील करा रहा है, और इस तरीके से भी हमें फील हो रहा है कि आगे हम एक डायरेक्शन और एक देख पा रहे हैं, एक वे अपने कलेक्टिव के लिए। तो मैं पूरी कलेक्टिव की तरफ से आपके लिए बहुत बहुत मैं शुक्रिया बोलना धन्यवाद। चाहूंगी। और हम बिल्कुल प्रॉमिस करते हैं हम सभी मिलके कि हम आपने जो अभी बताया है कि हमें मिलके कुछ करना होगा, तो हम अपने अपने तरफ से पूरी तरीके से कंट्रीब्यूट करेंगे इस कलेक्टिव के लिए। थैंक यू वेरी मच। नहीं नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद सुमन और सभी लोग। और जो मैंने कहा कि मेरे लिए सबसे बड़ा शुक्रिया वो होगा जब बिहार की ग्रोथ बढ़ेगी, और क्योंकि मैं अपनी लाइफ के उस फेज से बहुत गुजर चुका हूँ कि लोग मुझे बोलें कि आपने सेशन अच्छा लिया, और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पर असली जो वही मैंने कहा कि जो लब्बो लबाव है, जो असली मकसद है, वो हमें मिलके बिहार के डेवलपमेंट को मजबूत करना है। और उसमें मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कलेक्टिव में 40-50 लोग अगर ऐसे हैं जो कि, मैं तो खैर विवेकानंद और ये सब औरबिंदो को हम लोग पढ़ते थे, विवेकानंद कहते थे अपनी किताब में कि मुझे 5 लोग भी मिल जाएं तो मैं पूरी दुनिया को बदल सकता हूँ। तो अगर बिहार के 50 लोग भी मिल गए जो सीएसआर को समझ लें, तो बिहार को पूरा कैसे बदला जाए, दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी आई से। एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि मैं उस फेज ऑफ माय लाइफ एंड करियर में हूँ जिसमें कि ऊपर वाले ने अपनी आशीर्वाद दिया है। हम अपना भी काम करते हैं, मेरा बेटा भी साथ में काम करता है। और आई एम वेरी कीन कि मैं जो भी थोड़ा बहुत जानता हूँ ज्यादा से ज्यादा सही मकसद के लोगों तक पहुंचाऊं, क्योंकि वो कानून बहुत ताकत देता है हमको। हमें कानून की ताकत को समझना है, और हमें ये जानना है कि हम सब हिंदुस्तानी हैं। हम जहां भी हैं हम बहुत गहरा काम कर सकते हैं, हमारी नीयत अच्छी होनी चाहिए, और फिर ऊपर वाला रास्ता दिखाता है। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष, आपने ऑर्गेनाइज करवाया और अहमदाबाद में आपसे मुलाकात हुई। और थोड़ा वक्त जरूर लगा, आपको अपोलोजाइज करने की जरूरत नहीं, मैंने मेल पे भी लिखा कि अ, आप सभी लोग व्यस्त हैं, अपने कामों में लगे हुए हैं। और अब जरूरत यह है कि अगर ये आपने ग्रुप बनाया है, इसका इस पे एक्शन और उस पे फॉलो थ्रू होने, तो वो वेस्टेज हो जाएगा। पर मैंने जो आपका थोड़ा स्टडी किया वेबसाइट पे, और मैंने देखा कि निरंतरता और कंसिस्टेंसी शायद मुझे दिखी आपकी बीडीसी में। तो आई थिंक जो आपके संतोष हैं और जो अंशु हैं और जो बाकी लोग भी हैं, सुमन है, जो यंग लोग हैं, यंग ब्रिगेड है, उनको फुट सोल्जर्स बन के इस काम को आगे ले जाना है। और अगर आप जितना आगे जाएंगे कि का जज्बा रखेंगे, उतने उतना निखिल पंत आपके संग खड़े मिलेंगे आपको। ओवर टू यू मनीष, एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। बहुत हम लोग एनर्जाइज फील कर रहे हैं, ताकत मिल रही है। और हम बिल्कुल, आमतौर पे हमारा कल्चर है कि हम आपस में मशवरा करते हैं कि हम कहाँ इकट्ठा वॉइस बोले, और ये ऐसा सिस्टम बना है, ऐसा भी इको सिस्टम बना है कि हम लोग आपस में बात भी नहीं कहेंगे, लेकिन तब भी वो ऊर्जा जनरेट होगी। हम सब हाँ में हाँ मिला रहे हैं कि नहीं, हम बिल्कुल आपके पीछे आपसे मशवरा लेके हम लोग काम को लेके आगे बढ़ेंगे। और हम लोग चाहें कि ये बदलाव हमारे जीवन काल में हो, 5 सालों में ये हवा बदलनी चाहिए। ये तो सुन के इतना खराब लग रहा है कि हम 10% आबादी हैं और हमारे पास 1% भी नहीं आ रहा है। इतना खराब स्थिति है। तो ये मेरा हम भी मानना है तैयार कि हुए जो तो बिहार के आप लोग प्रतिभाशाली हैं, आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी ये जिम्मेदारी ऊपर वाले ने दी है। और बिहार तो गॉड ऑफ दुनिया, मतलब ईश्वर की धरती है ये। बिहार ने देश को इतना दिया है। और आई एम इनफैक्ट वेरी वेरी ऑनर्ड कि अगर मैं एक छोटा सा भी रोल प्ले कर सकूं बिहार के इस डेवलपमेंट प्रोसेस में। और आप लोग तो वहाँ के रहने वाले ही हैं, बट एज आई सेड इन द बिगनिंग कि हम सब हिंदुस्तानी हैं और बिहार उसका सबसेट है। तो थैंक यू सो मच एंड लुक फॉरवर्ड। इस ग्रुप में हम लोग इंटरेक्शन जारी रखेंगे मनीष, और ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। जय हिंद। थैंक यू सर। थैंक यू। जय हिंद सर। थैंक यू। क्यों मैं